थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम श्वेता है और मैं बीजेएमसी फैकल्टी मेंबर हूँ रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। कोर्स की शुरुआत करें इससे पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ जनरल एक सूचनाएं जो हैं वो शेयर करना चाहूँगी। इस पूरे कोर्स को हम 3 लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। 2 फैकल्टी मेंबर्स रामलाल आनंद कॉलेज से हैं और विज्ञान प्रसार से हैं। सबसे पहले प्रोफेसर राकेश कुमार जी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बीजेएमसी रामलाल आनंद कॉलेज से। देन मिस्टर निमिष कपूर जी हैं जो अभी आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे थे विज्ञान प्रसार से, और स्वयं मैं हूँ जो पूरे सेशन को पूरे कोर्स को आप लोगों के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके अलावा 2 स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, गीतू और विकास, जिनसे आप डायरेक्टली कोई भी आपकी समस्या हो, सवाल हो, क्वेरी हो, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना चुके हैं, आप सभी लोग उस पर ज्वाइन हैं। तमाम तरह की जितनी भी अपडेट्स होंगी, इन्फॉर्मेशन होंगी, वो सब उस पर शेयर किया जाएगा, लिंक्स शेयर किया जाएगा। आप लोग को प्लीज उस ग्रुप को रेगुलर उसको फॉलो करना होगा। और इसके अलावा अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी रहेगी। आप लोगों को जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे अटेंडेंस, जो पेपर्स होंगे वो, और असाइनमेंट सबमिशन के अकॉर्डिंग ही वो सब आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। जो 4 यूनिट्स हैं टोटल कोर्स में, और प्रत्येक यूनिट जो है, जैसे कि मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था मैसेज, हर यूनिट जो है शेयरिंग बेसिस पे ली जाएगी। बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस पूरे कोर्स को पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो प्लीज़ उनके तमाम इंस्ट्रक्शंस, वो जो भी आप लोगों को असाइनमेंट्स दे रहे हैं या जो क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और उसको ज़रूर सबमिट कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पे कोर्स कंप्लीट माना जाएगा आप लोगों की तरफ से, और उसी के आधार पे सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई और इंस्ट्रक्शन है, मैं निमिष सर से कहना चाहूँगी, यदि उनकी तरफ से कोई और इंस्ट्रक्शन है तो वो साझा कर सकते हैं सर। नहीं, जैसा कि आपने अटेंडेंस के लिए एक फीडबैक फॉर्म बना ही लिया है श्वेता जी, वो अटेंडेंस फीडबैक फॉर्म सभी को शेयर किया जाएगा, और वो फीडबैक जब भर के हमारे पास आएगा तभी उनका अटेंडेंस हम मानेंगे कि उन्होंने क्लास अटेंड किया है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे कि मुझे पता चला था कि 90 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं, एनरोल हुए हैं, और अभी जो स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहा है आंकड़ा 57 का, यानी 54 इस समय उपलब्ध हैं अगर हम 3 माइनस हो जाएं तो 54 में से मुझे लगता है कि जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, एक बार आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें कि अगर उनको नहीं जुड़ना है आगे भी, तो वो सीट खराब ना जाए, क्योंकि फिर दूसरों को मौका दिया जाए। अगर 1-2 सेशन कोई बच्चे मिस करते हैं जो देर में ज्वाइन करेंगे, तो फिर हम उनको ये सेशन, क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग है, अवेलेबल है, तो वो ये सुन पाएंगे, ताकि ये ना हो ना कि भाई आपने एडमिशन ले लिया और फिर आपने क्लास ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि इसकी कोई फीस नहीं है और आपने सोचा ये तो फ्री का है, फ्री का मामला है और हम ज्वाइन करें ना करें तो सब बराबर होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारा फैसला था, डिसीजन था कि इसको हम फ्री ऑफ चार्जेस रखें, फ्री ऑफ कॉस्ट रखें, ताकि जो पैसा आप फीस में देंगे, जो मैंने कल भी कहा था आपसे, कि उस पैसे से आप अच्छी किताबें खरीदें, और ये मैंडेटरी सभी के लिए है। कम से कम एक किताब आपके पास साइंस कम्युनिकेशन की, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी जिस मोड से भी खरीदना चाहें आप अवश्य खरीदें, और उसकी रिपोर्ट हमें 15 दिन में दें कि आपने ये किताब परचेज की है, उस किताब को पूरी तरह से पढ़ लिया है। साइंस कम्युनिकेशन, साइंस जर्नलिज्म, इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन या इन्वायरमेंट जर्नलिज्म, उसके अलावा पॉपुलर साइंस राइटिंग, क्लाइमेट चेंज की किताबें जो किसी जर्नलिस्ट ने लिखी हो, ऐसे बहुत सारी किताबें की लंबी फहरिस्त हमारे इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो सभी से गुजारिश है कि इस कोर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं है, तो आप क्लास करें या ना करें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और श्वेता जी, ये भी हम देख लेंगे ट्रेंड की, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो शुरू के 3 लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर देंगे, और नए बच्चों को मौका जिससे मिल सके। और ये हमारे लिए भी, क्योंकि ये पहला हमारा प्रयास है और ये सबक होगा कि हमें आगे कैसे इसको फॉलो करना है अगर हम इसको और आगे ले जाते हैं। और इस कोर्स में मैं आपको सबको बता दूं कि हमारे साथ आज पहला सेशन है, और मैं वेलकम करता हूं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर CM नौटियाल का, जिनका परिचय आपको अभी दिया जाएगा। और डॉक्टर नौटियाल बहुत लंबे समय से 40 वर्षों से आप विज्ञान संचार में, साइंस कम्युनिकेशन में एक्टिव हैं, और आप बतौर साइंटिस्ट आपने काम किया है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस में, जो लखनऊ में है, और दुनिया का अकेला इंस्टीट्यूट है जो पैलियो साइंस पे काम करता है। तो और ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर आप के आप सामने होंगे,
जो अपनी अपनी फील्ड से हैं, और ये एक्सपर्ट्स अपने आप में एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है। तो बहुत सारा फायदा, बहुत सारी चीजें आपको मिलने जा रही हैं इस कोर्स के बाद, ताकि आप जब ये अपना करियर जब बनाएं, जब आप किसी न्यूज़पेपर में, किसी चैनल में, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करेंगे, कहीं कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर होंगे, कहीं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होंगे, रिपोर्टर होंगे या एडिटर होंगे, तब आपको ये बातें याद आएंगी जो आपको इस कोर्सेज में बताई जा रही हैं। वो साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, मरीन साइंस, एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारी बातें जो आप जिन पर रिपोर्टिंग कर पाएंगे, जिनको आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यही 2-3 बातें मुझे कहनी थी। और आप रेगुलर रहें, क्योंकि कोई भी आप क्लास मिस करेंगे तो फिर आप वो दोबारा वो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये रेगुलर कोर्स नहीं है। इस कोर्स में हर एक सेशन एक स्पेशल सेशन के तौर पर डिजाइन किया गया है, और दुनिया के जो बेस्ट एक्सपर्ट हैं देश के, उनको यहाँ पर लाया गया है। उनसे रिक्वेस्ट की गई है और उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। तो ये आप एक रेगुलर कोर्स की तरह इसको बिल्कुल ना लें। हर एक सेशन अपने आप में नया होगा, नई जानकारियां उसमें होंगी, और कोई भी सेशन आप मिस करेंगे तो वो आपको फिर दोबारा आप वो लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग आप बेशक सुन लें, और आपकी अटेंडेंस भी नहीं लग पाएगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्वेता जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू निमिष सर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम तरह की जो भी सूचना, इंस्ट्रक्शंस निमिष सर ने दी हैं वो आप सब लोग फॉलो करेंगे, ताकि इस पूरे कोर्स को हम लोग सफल बना सकें। आप इसी के साथ ही मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन, हालांकि निमिष सर ने आज के एक्सपर्ट के विषय में संक्षिप्त रूप में बताया है, बट थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाते हुए एक इंट्रोडक्शन मैं फॉर्मल तरीके से मैं दे देती हूँ। आज जो आप लोग के एक्सपर्ट्स हैं उनका नाम है डॉक्टर चंद्र मोहन नौटियाल। ये विज्ञान के क्षेत्र में गहरी पकड़ रखने वाले एक ऐसी शख्सियत है जिनकी गिनती देश के प्रमुख विज्ञान संचारकों में की जाती है। वर्तमान में डॉक्टर नौटियाल भारतीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली के साथ विज्ञान संचार सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले आप एफ ग्रेड साइंटिस्ट के रूप में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस लखनऊ की रेडियो लैब के प्रमुख भी रह चुके हैं, जैसा कि निमिष सर ने बताया है। शैक्षिक तौर पे आप फिजिक्स में स्नातक हैं व IIT रुड़की से MSc किया है। आपने इसरो फिजिकल लैबोरेटरी अहमदाबाद से डॉक्टरेट भी किया है, और अनेकों स्कॉलरशिप के प्राप्तकर्ता भी हैं, जिनमें INSA DFG जर्मनी की फेलोशिप भी शामिल है। विज्ञान शोध के क्षेत्र में 70 से अधिक शोध पत्र, 100 पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स, 2 किताबों के सह लेखक भी रह चुके हैं, वह 1 किताब के अनुवादक भी हैं। देश में विज्ञान संचार को लोकप्रिय बनाने में इनकी खासी भूमिका रही है। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर कई सम्मेलनों के आयोजन के साथ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के समन्वयक भी रहे हैं। साथ ही कई कार्यशालाओं का आयोजन भी सर ने किया है। आपने विज्ञान और विज्ञान संचार पर लगभग 875 व्याख्यान दिए हैं और लगभग 250 रेडियो टीवी कार्यक्रमों में शामिल भी रह चुके हैं सर। तो इतनी सारी अचीवमेंट्स और अचीवमेंट्स के साथ सर को कई बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें शामिल हैं CSIR CMAP, CSIR NBRI, भारतीय भाषा प्रतिष्ठान राष्ट्रीय परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया सम्मान, नाथ द्वारा साहित्य मंडल राजस्थान द्वारा दिया गया सम्मान, विज्ञान परिषद विज्ञान वाचस्पति और शताब्दी सम्मान, CV रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन गुजरात, और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में योगदान के लिए 5 विज्ञान क्लबों और फ्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी से ब्लॉक के लिए प्रथम पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके अलावा डॉक्टर नौटियाल कई कमिटीज के मेंबर भी रह चुके हैं, जिनमें मुख्य तौर पे मैं बता देती हूँ इंटरनल रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ NRLC लखनऊ, लोकल एडवाइजरी कमेटी रीजनल साइंस सिटी लखनऊ, और साथ ही कई सेशंस के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, और नेशनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उनके जूरी मेंबर के तौर पे भी सर अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। तो इस फॉर्मल से इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं डॉक्टर नौटियाल को आमंत्रित करती हूँ कि वो सेशन को आगे बढ़ाएं। वैसे सेशन 1 घंटे का होता है, जिसमें हमने प्लान किया है कि 1.5 घंटे का सर सेशन ले और आधे घंटे का आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, आप लोगों के सवाल जवाब रहें। अभी थोड़ा टाइम हम ऑलरेडी बीत चुका है, तो इंटरेक्शन का टाइम भी दिया जाएगा आपको आज के सेशन में भी। तो सर प्लीज प्रोसीड। थैंक यू श्वेता जी फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। निमिष जी यहाँ पर हैं, निमिष जी, श्वेता जी और जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आई वेलकम एवरीबडी। साइंस कम्युनिकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में हम लोगों बहुत सारे लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने शायद इसको प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन ये दरअसल है क्या? क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्टरी मटेरियल देना चाहूँगा। डॉक्टर नकुल पराशर इस समय विज्ञान प्रसार के निदेशक हैं
और ये बहुत खुशी की बात है कि उनके और निमिष जी की इनिशिएटिव से इस तरह का कोर्स यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए संचालित हुआ है। मेरा पीपीटी तो थोड़ा सा अंग्रेजी में होगा, कुछ स्लाइड्स को छोड़ के। बातचीत मैं इसलिए हिंदी में कर रहा हूँ कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कांग्रेचुलेट विज्ञान प्रसार एंड रामलाल आनंद कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी for organizing this wonderful seminar, and I am told this is going to be more than 42 sessions. और आज ये पहला सेशन है। तो विज्ञान संचार क्यों महत्वपूर्ण है और विज्ञान संचार क्या है, आज हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं आपके साथ अपना पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि हम विज्ञान से क्या समझते हैं, विज्ञान संचार से क्या समझ। ये अभी शेयर हो रहा है क्या? यस सर। सर अभी पीपीटी तो नहीं दिख रहा है। हाँ अब शेयर हुआ सर। अब आके ओके। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं। या कैन यू सी इट ऑन द फुल स्क्रीन नाउ? यस सर। ओके। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं साइंस की, साइंटिफिक टेम्पर की, और इन दोनों को किस तरह से हमारे समाज में बढ़ाया जाए मीडिया के विभिन्न अवयवों का, विभिन्न पार्ट्स का उपयोग करते हुए। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि साइंस कम्युनिकेशन का एसेंस क्या है, उसका सार क्या है, साइंस कम्युनिकेशन और साइंस क्या है, क्यों है और कैसे करते हैं, साइंस का भी और साइंस कम्युनिकेशन का भी। और साइंस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहली बात तो है कि साइंस की वजह से हम नई नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप करते हैं, साइंस हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, लेकिन इसके अलावा लोगों के एटीट्यूड को साइंटिफिक करना, लोगों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक करना, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो विज्ञान और विज्ञानियों की जिम्मेदारी है। तो आज हम इसके बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। और जो मेरा अगला लेक्चर है जो आइदर 17 को होगा या 24 को होगा इसी महीने में, उस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम क्लाइमेट के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं और क्लाइमेट की कौन कौन सी या जलवायु की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हमारे सामने हैं। लेकिन लोगों को साइंस के बारे में क्यों जानना चाहिए? एक बहुत प्रसिद्ध विज्ञान लेखक हुए हैं, एक विज्ञान लेखक हुए हैं एसिमोव के नाम से, जिनकी साइंस फिक्शन बहुत पॉपुलर रही है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि आम जनता यह नहीं समझती कि विज्ञान की काम करने की प्रकृति क्या है, तो या तो वो उन अज्ञानियों के पंजे में आ जाती है जो हर उस चीज का मजाक करते हैं जो उनकी समझ से बाहर है, या उन नारेबाजों या स्लोगनियर्स के पंजे में आ जाती है जो समझते हैं कि विज्ञानी जो हैं वो सेनाओं के टूल हैं या उपकरण हैं। और इन दोनों बातों में से वो कौन सी बात को मानते हैं, ये इस बात में झलकेगा कि भावना विज्ञानियों के प्रति उनकी सम्मान की होती है या घृणा की और डर की होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि विज्ञान और विज्ञानियों को समाज में एक अच्छा स्थान मिले ताकि हमारा समाज आगे प्रगति करे, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम लोगों को विज्ञान के बारे में बताएं और विज्ञानियों के बारे में भी बताएं। हमारे देश के संविधान में जो एक बड़ी अनूठी बात है किसी भी देश के संविधान के लिए, आर्टिकल 51AH है, और उसमें यह कहा गया है कि ये हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो मानवता, वैज्ञानिक सोच और एक नई चीजों को जानने की एक भावना और चीजों को सुधारने की एक भावना सभी लोगों के मन में जागृत करे। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये बहुत बड़ी चीज है किसी भी देश के संविधान में लाई जाने वाली, और आपने देखा होगा कि शायद किसी और देश के संविधान में इस तरह की बात नहीं है। क्लाइमेट के बारे में भी हमारे संविधान में कहा गया, उसके संरक्षण के बारे में कहा गया है, जो मैं अगले व्याख्यान में बताऊंगा, जो क्लाइमेट के मूल तत्वों के बारे में और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको रोकने के बारे में है। इतनी बात मैं आपसे कहूंगा कि इस बीच में और अगले लेक्चर के बीच में आपको अगर समय मिले तो आप एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि व्हेन वी से क्लाइमेट चेंज, जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं,
तो हमारा आशय केवल ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होता। आज भी बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। ये मिसनॉमर है। सभी जगह पर तापमान बढ़ नहीं रहा है, कुछ जगह पर तापमान कम भी हो रहा है। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है जिन्हें हम चरम घटनाएं कहते हैं या एक्सट्रीम इवेंट्स कहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके होने की संख्या, उनके होने की दर वो लगातार बढ़ रही है और ये खतरनाक बात है। मीडिया विश्व में और हमारे देश में पिछले लगभग 20-30 साल से काफी बड़ा है, काफी व्यापक है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ एक दशाब्दी के आसपास में आपने साइक्लोन्स की ज्यादा घटनाओं के बारे में सुना है। आपने हीट स्ट्रोक्स के बारे में पिछले 10 सालों में कहीं अधिक सुना है। जाड़े पहले से कहीं अधिक विकट होते हैं, ये भी आपने पिछले 10-15 साल में कहीं ज्यादा सुना है तुलना में उससे पहले के। तो ये केवल मीडिया के कारण नहीं है, ये एक सच्चाई है कि एक्सट्रीम इवेंट्स, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे फ्लैश फ्लड्स हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे बादलों का फटना हो, ये घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में पहले की तुलना में ज्यादा हो रही हैं। और इन चीजों को समझने के लिए, इन चीजों को लोगों को समझाने के लिए ये बहुत बड़ी जरूरत है कि लोग विज्ञान को भी समझें और उसके साथ साथ लोगों का सोच भी वैज्ञानिक हो। विज्ञान से हमारा मतलब क्या है? बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जो व्यक्ति लेबोरेटरी में काम करता है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में सेवा करता है, केवल वो वैज्ञानिक है और केवल उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। ये सच है कि उसका व्यवसाय एक साइंटिस्ट का व्यवसाय है, लेकिन केवल उसी का सोच वैज्ञानिक है, ये सोचना गलत है। एक बस का ड्राइवर भी जो शहर में बच्चों को जगह जगह से पिकअप करके स्कूल तक छोड़ता है, वो भी अपने रूट को पहले प्लान करता है एक बड़ी साइंटिफिक, एक बड़ी मेथोडिकल तरीके से कि मैं किस बच्चे को पहले लूं, किस बच्चे को पहले छोड़ूं, ताकि मुझे मिनिमम समय और जहां पर ट्रैफिक कम से कम हो उस जगह से गुजरता हुआ मैं कम से कम समय में कम से कम पेट्रोल या डीजल को खर्च करके मैं बच्चों को पूरे रूट पे ले जा सकूं। वो भी साइंटिफिक है, इवन दो बाय प्रोफेशन वो ड्राइवर है। तो एक तो हम लोगों को अपने मन से ये बात बिल्कुल हटा देनी चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने का मतलब ये है कि आपको विज्ञान बहुत सीखना जरूरी है या आपको बाय प्रोफेशन कोई साइंटिस्ट होना जरूरी है। हम जब भी किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और हमारे मन में प्रश्न उभरता है, ये वैज्ञानिक होने का पहला लक्षण है। आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं कोई खास इंटेलिजेंट नहीं हूं, सिर्फ ये बात है कि मेरे मन में सवाल कुछ ज्यादा उठते हैं और मैं उनके पीछे पड़ जाता हूं। अब मुझे लगता है वैज्ञानिक होने का क्या मतलब होता है वो इस आइंस्टाइन के छोटे से वाक्य में सन्निहित है। दिस इज ऑल, दिस सिंगल सेंटेंस ऑफ आइंस्टाइन एक्सप्लेन्स व्हाट बीइंग अ साइंटिस्ट मीन्स। वैज्ञानिक होने का मतलब है कि जब आप किसी चीज को देखते हैं, जब आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको देखकर आपके मन में सवाल उठने चाहिए, एंड somebody who thinks of answering those questions becomes a scientist, and that makes a child the first scientist। क्योंकि जब बच्चा अपनी नजरें ऊपर उठाता है रात में, तो वो तारों को देख के अपने मम्मी या पापा से पूछता है कि ये क्या है। जब वो उगते हुए सूरज को देखता है तो वो अपने मम्मी या पापा से या अपने टीचर से पूछता है कि सूरज क्यों उगता है। जब वो सूरज को डूबते हुए देखता है, जब वो देखता है कि आसमान का रंग बदलकर कभी नीले से लाल और कभी लाल से सुनहरा हो जाता है, तो वो पूछता है कि ये रंग क्यों बदल रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे मन में इस तरह के प्राकृतिक प्रश्न उठने बंद हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे मन के अंदर का जो वैज्ञानिक है वो धीरे धीरे मरने लगता है। समाज के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक या साइंटिफिक बनाने का मतलब है कि समाज के किसी भी नागरिक के मन के अंदर का ये वैज्ञानिक मरे नहीं, हमेशा जीवित रहे, और इसका सामाजिक महत्व है। अगर हमारे मन में जिज्ञासा रहेगी, अगर हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, अगर हम उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, तो हम अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये प्रश्न पूछेंगे कि ये बात प्रकृति के किसी भी ज्ञात नियम के विरुद्ध है, तो या तो इसके लिए कोई नए विज्ञान को जानना पड़ेगा, नए विज्ञान को खोजना पड़ेगा, और नहीं तो ये बात सच नहीं हो सकती, ये सुपरस्टिशन है या एक अंधविश्वास है। और अगर ऐसा होगा तो हमारे गांव में रहने वाला बिना पढ़ा आदमी भी किसी के बीमार होने पर केवल ओझा के पास नहीं जाएगा, वो एक
डॉक्टर के पास भी जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हमारे गांव का आदमी भी ये समझेगा कि टीका लगाने से या वैक्सीन लगाने से उसके जीवन की रक्षा हो सकती है, अन्यथा वो कोविड-19 का शिकार हो सकता है। और केवल कोविड माता का मंदिर बना देने से, उसमें पूजा करने से उसका कोई भला नहीं होने वाला। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होने का मतलब है लोगों को लॉजिकल बनाना, लोगों के रीजनिंग को मजबूत करना, और इस सब का परिणाम ये होगा वो अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए पहले से कहीं अधिक जागरूक होंगे। और इसी आज के इस व्याख्यान के कोर्स में मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि हम किस तरह से कोविड-19 से संबंधित कुछ बातों को भी लोगों को अगर तर्क के साथ समझाएंगे तो वो उन इंस्ट्रक्शंस का पालन भी करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन साइंस की शुरुआत है, और साइंस जब हम ऑब्जर्व करते हैं हम ये सोचते हैं कि इसका कारण शायद ये हो सकता है। उसके बाद हम जब प्रयोगशाला में या अपने अनुभवों की प्रयोगशाला में उसका टेस्टिंग शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बात सही है या गलत है। जो साइंटिस्ट होता है वो प्रयोगशाला में जाके उसका एक्सपेरिमेंट करता है। जो आम आदमी होता है वो अपने जीवन में, उदाहरण के लिए उसको सामने अगर कुछ लग रहा है, कहीं पर पानी पड़ा है, तो उसको ये लगता है कि शायद यहाँ पर फिसलन भी हो सकती है या यहाँ पर दलदल या कीचड़ भी हो सकती है। कई बार हम संभल कर वहां पर पैर रखते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये सचमुच स्लिपरी है, हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, हम अपना कोर्स बदल देते हैं। और यही विज्ञान की एक बहुत बड़ी बात है कि विज्ञान हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, क्योंकि धर्म भी हमें यही सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है, और विज्ञान भी हमें यही सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है। और इन सब अनुभवों के आधार पर जब हम कुछ सिद्धांतों को सीखते हैं, बार बार उनको सिद्ध करते हैं, बार बार वो हमारे सामने सही निकलते हैं, तो वो हमारे विज्ञान के आधार बन जाते हैं। और ये काम केवल वैज्ञानिक नहीं होते। सच्चाई ये है कि बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं हमारे समाज में जो अंधविश्वासी होते हैं। ऐसे वैज्ञानिक हैं कि जो जब तक प्रयोगशाला में रहते हैं तो वो विज्ञान के प्रयोग करते हैं, विज्ञान के सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन वहां से बाहर निकलने के बाद कई बार उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं रह जाता। जबकि गांव का कोई आदमी जो वैज्ञानिक तरीके से खेती करता है वो दृष्टिकोण में वैज्ञानिक हो सकता है। कई लोग समझते हैं कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, ओनली द हाईली एजुकेटेड पीपल इन्वेंट न्यू थिंग्स। ये बात बिल्कुल गलत है। दुनिया के बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं, चाहे वो हवाई जहाज का हो, चाहे वो और बहुत सारी चीजों का। इन इन्वेंशंस को करने वाले लोग वो थे जो शायद कभी स्कूल भी नहीं गए थे। फैराडे, जिनके बारे में कहा जाता है इनको अगर नोबेल प्राइज इनके समय में दिया जाता होता, इनको कम से कम 5 नोबेल पुरस्कार मिलते। वो फैराडे कभी स्कूल नहीं गए थे, वो तो एक बाइंडर की दुकान में नौकरी करते थे। और वो किस तरह से एक इन्वेंटर बने, इसकी बड़ी रोचक कहानी है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। उनके पास बाइंडिंग के लिए एक किताब है। सॉरी टू डिस्टर्ब सर, ये आपका प्रेजेंटेशन में एक लोअर पार्ट में एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है जो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है टेक्स्ट। ओके, मैं उसे हाइड कर देता हूं। हाइड पे क्लिक कर दें तो बेटर होगा। थैंक यू। लेकिन ये मेरा कर्सर जो है, हाँ ओके ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। तो फैराडे जो थे उनके पास एक किताब बाइंडिंग के लिए आई, और उस किताब में कुछ विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में था जो हम्फ्री डेवी की लिखी किताब थी, जिन्होंने डेवीज लैम्प का आविष्कार किया था। उन्होंने इस किताब को बहुत अच्छे से बाइंड किया, और वो किताब भी जो उन्हें इतना पता चला कि हम्फ्री डेवी कोई वैज्ञानिक है। उसके बाद उनको किसी आने वाले वैज्ञानिक ने एक हम्फ्री डेवी के लेक्चर का टिकट दिया जो एल्बमार्ले स्ट्रीट में लंदन में हुआ करता था, और वो उस लेक्चर को सुनने गए। और लेक्चर को सुनने के बाद उन्होंने उसके नोट्स बनाए, और उन नोट्स को उन्होंने अपने खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा, उसकी एक किताब बनाई, और उस किताब को उन्होंने टिकट लगाकर हम्फ्री डेवी के पास भेज दिया। तब डेवी को लगा कि शायद ये व्यक्ति ऐसा है जो साइंस समझता है, और उसके बाद की बात कहानी है। इस तरह से वो इतिहास का अंग है कि किस तरह हम्फ्री डेवी ने उनको अपने पास बुलाया, अपने अप्रेंटिस की तरह रखा, और ये वो केस था जिसमें हम कह सकते हैं कि गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गया। इसका मतलब फैराडे अपने गुरु से भी बहुत आगे निकल गए। तो व्यवहारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दोनों का महत्व है। आज के समय में जब विज्ञान करना, उसमें प्रौद्योगिकी भी बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ गई है, तो ये बात सही है कि अब जो बैकग्राउंड साइंस का चाहिए अच्छी साइंस को करने के लिए वो बढ़ गया है, इसलिए पढ़ाई लिखाई शायद ज्यादा आवश्यक हो गई है।
लेकिन फिर भी इन्वेंशन करने के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन हो ही ये जरूरी नहीं है। विज्ञानियों के बारे में और बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के मन में है, जिनमें से कुछ है कि उनको सब कुछ पता होता है। किसी भी विषय के बारे में अगर वो अपनी राय देते हैं तो वो राय सही होती है, ये बात सही नहीं है। इनफैक्ट आइंस्टाइन और उस समय के एक और बहुत बड़े फिजिसिस्ट, दोनों ने साथ मिलकर कोशिश की थी कि वो अपने देश का बजट बनाकर शायद देश की अर्थव्यवस्था को सुधार दें। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस काम को नहीं कर पाए। लोग ये भी मानते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि वैज्ञानिक या विज्ञानी हर बात में रेशनल या तार्किक होते हैं। ये बात भी सही नहीं है। सच्चाई ये है कि हर इंसान की तरह विज्ञानी भी तर्क का और भावनाओं का मिला हुआ पुतला होते हैं। वो भावुक भी होते हैं, उनकी आंखें भी कभी नम होती हैं, वो भी कविता या सुंदरता को अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसा सी वी रामन ने एक बार अपने एक प्रोफेसर से पूछा, रात को डिनर के बाद बाहर वॉक करते हुए, उन्होंने कहा कि आपको आसमान में क्या दिखाई दे रहा है। उन प्रोफेसर ने सोचा कि यही मौका है सी वी रामन को इम्प्रेस करने का। उन्होंने कहा, मुझे सामने तारे दिखाई दे रहे हैं जो दरअसल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स हैं, और इनके अंदर हाइड्रोजन आपस में जलकर हीलियम बना रही है और इसमें ऊर्जा निकल रही है। सी वी रामन थोड़ा सा हंसे। उन्होंने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सामने किसी खूबसूरत महिला के गले में पड़ा हुआ डायमंड का नेकलेस है, हीरो का हार है। तो इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिक भी इंसान होते हैं, उनके मन में भावनाएं होती हैं, और वे भी कभी कभी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो अवैज्ञानिक हो। जब किसी अपने बच्चे को जो शायद मिट्टी से उठ के आ रहा है, उसको कोई वैज्ञानिक अपने गले लगाता है, तो वो ये नहीं गिनता कि उस बच्चे के कपड़े में कितने बैक्टीरिया या शायद वायरस भी चिपके हुए हैं। उस समय वो थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाता है, तर्क से दूर चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति हो जो मानव है, उसमें इन दोनों तरह की भावनाओं का मिक्सचर होता है। हर वैज्ञानिक ने हर बात जो कही वो सही हो, ये भी सही नहीं है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इतने बड़े वैज्ञानिक थे कैवेंडिश लेबोरेटरी के, और कैवेंडिश लेबोरेटरी दुनिया की वो प्रयोगशाला थी इंग्लैंड में जिसने सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता आज तक दिए हैं। उन्होंने 1931 में कहा था कि ये कहना कि एटम्स को तोड़कर, यानी एटॉमिक फिशन या न्यूक्लियर फिशन से ऊर्जा बन सकती है, ये बेवकूफी की बात है। और उसके 14 साल के बाद हम जानते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया जा सका। एनरिको फर्मी नाम के बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुए हैं जो एटॉमिक बॉम्ब के बनने में भी इन्वॉल्व थे। उनसे किसी ने कहा कि आप जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके नाम बताइए, तो उन्होंने हंसकर कहा कि अगर मुझे याद रखने की जरूरत होती तो मैं बॉटनी नहीं पढ़ने लगता जिसमें मुझे पेड़ पौधों के नाम याद रखने पड़ते। इसका मतलब ये भी है कि वैज्ञानिक बनने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीजों को याद रख सकें। ये कोई जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप साइंटिस्ट के बारे में लिखते हैं एज ए जर्नलिस्ट, तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी मानव के बारे में लिख रहे हैं। और साइंस का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि लोगों को जानकारी पहुंचा दी जाए। इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जब आप साइंस को पढ़ते हैं या साइंस किसी को पढ़ाते हैं, तो उसमें जो आप तर्क के आधार पर आगे बढ़ते हैं, उससे लोगों के सोचने का तरीका लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। छोटा सा बच्चा जिसको आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये सुल्तानपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, रायबरेली सुल्तानपुर के पास में गांव है जायस। वहां पर हमने साइंस टेक्नोलॉजी की एक एग्जीबिशन में जो फॉसिल्स डिस्प्ले किए थे, ये बच्चा उस फॉसिल्स को इतनी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा है। और ऐसे छोटे छोटे बच्चों ने, गांव से आई उन महिलाओं ने जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, गांव से आए उन लोगों ने जिनके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं थे, वो लोग वहां पर आए और उन्होंने हमसे साइंस के बारे में सवाल पूछे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, अभी इमरान जी बात कर रहे थे, तो वो ये बात को समझे कि हम लोग ये ना माने कि आम आदमी की विज्ञान में रुचि नहीं है। वो नहीं जानता कि उसकी विज्ञान में रुचि है, या जो चीज वो समझना चाहता है वो विज्ञान के आधार पर होगी। लेकिन जब वो कोई भी नई चीज देखता है तो उसके मन में प्रश्न उभरता है, और प्रश्न उभरने की यही भावना वैज्ञानिकता का पहला लक्षण है। इस बात का प्रमाण हमें मिला था 1995 में। इसका मतलब आज से 25 साल से ज्यादा हो गए। अक्टूबर महीने का अंत था, दिवाली का अगला दिन था, जब पहली बार दूरदर्शन ने
टोटल सोलर इक्लिप्स या पूर्ण सूर्य ग्रहण का सीधा प्रसारण करने का निर्णय किया था। और मैं भाग्यशाली था कि मुझे इस फर्स्ट एवर लाइव टेलीकास्ट ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स या कैसी भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का पहला जो लाइव टेलीकास्ट था, मुझे उसका हिस्सा बनने का मौका मिला। मेरे साथ में आप पद्म विभूषण प्रोफेसर नालीकर को देख सकते हैं। हम लोग इलाहाबाद के एक गांव में है, इरादतगंज में, और वहां से हमने लाइव टेलीकास्ट किया था इस घटना का। इससे पहले तक जब भी इक्लिप्स हुआ करता था, मीडिया चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहता था घर के अंदर रहिए, घर के बाहर मत निकलिए, अगर इस समय आप सूरज को देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे, और डर के मारे कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन बहुत सालों के बाद ये बात बदली। प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर सहगल, प्रोफेसर नालीकर और इस तरह के बहुत सारे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में इस मिशन को चलाया गया। और उस बार हमारे देश में आइदर विद नेकेड आई या फिर सुरक्षित तरीकों से, यानी टेलीस्कोप से प्रोजेक्ट करके या सुरक्षित फिल्टर्स का उपयोग करके, देश में करोड़ों लोगों ने इस टोटल सोलर इक्लिप्स को जिंदगी में पहली बार देखा। इसका मतलब मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है। हमारे हाथ में ये कितनी बड़ी ताकत है, इस बात को हम नहीं समझते। जो मीडिया उससे पहले लोगों को घर के अंदर रहने के लिए विवश कर रहा था, उसी मीडिया ने लोगों को लाकर बाहर सड़क पर खड़ा कर दिया। और उनमें से जो गांव के लोग थे, उन्होंने भी आसमान की तरफ फिल्टर्स के उपयोग से इस टोटल सोलर इक्लिप्स को देखा, बिना किसी डर के कि उनका कोई नुकसान होगा। अपने आप में ये घटना बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन आप यदि देखें तो समाज के सोच में परिवर्तन की ये इतनी बड़ी क्रांतिकारी घटना थी कि इससे लोग स्तब्ध रह गए। जिस देश में सोलर इक्लिप्स को अपशकुन माना जाता था, उस देश में गांव के रहने वाले करोड़ों लोगों ने, यहाँ पर हम लोग थे गांव में, इरादतगंज के पास में, आसपास के गांव से 600 बच्चे रात को वहां पर आए, अपने दिवाली के पटाखों को छोड़ के। उन्होंने हमारे स्लाइड शो देखे, हमसे सवाल पूछे, हमारे लेक्चर सुने, और अगले दिन सुबह उन्होंने सेफ तरीके से टोटल सोलर इक्लिप्स को देखा। आप में से जो लोग मीडिया से आज भी जुड़े हैं, आप में से क्योंकि जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बाद में जाकर जर्नलिज्म के प्रोफेशन में जाएंगे, रेडियो में जाएंगे, टेलीविजन में जाएंगे, प्रिंट मीडिया में जाएंगे, या सीधे लोगों से संपर्क करेंगे किसी एनजीओ के माध्यम से, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आपके अंदर कितनी बड़ी ताकत छुपी है। आप केवल लोगों को विज्ञान नहीं बताएंगे, आप लोगों के जीवन की धारा को बदल देंगे, आप लोगों के जीवन के सोच को बदल देंगे, और उनके मन में इस तरह के जो अंधविश्वास हैं, उन अंधविश्वासों को आप निर्मूल कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उस समय के दृश्य को याद कीजिए। जो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, वो तो 1995 में उनका जन्म भी नहीं शायद हुआ होगा, लेकिन आप अपने अध्यापकों से पूछिए, 1995 में, उससे पहले के वर्षों में स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। आज जो निमिष जी, जिनको आपने आरंभ में सुना, ये भी उन विज्ञान संचारकों में से, इन्होंने बहुत समय तक टीवी जर्नलिज्म किया है, और इन्होंने इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है हमारे देश में। और आज हमारे पूरे देश में ये साइंस फिल्म और इस तरह के जो आज का कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश को नेतृत्व दे रहे हैं कि लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो। मीडिया कभी कभी इररिस्पॉन्सिबल भी होता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। एक बहुत बड़े अंग्रेजी के समाचार पत्र में हमने पढ़ा कि आज की रात जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि मंगल ग्रह लाल है। उसमें कुछ नई बात नहीं है, मंगल ग्रह का रंग लाल है क्योंकि उसके सरफेस पर जो मिट्टी है वो ऑक्सीडाइज्ड है। आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड है, इसलिए उसका रंग लाल है, और वहां के और दूसरे खनिज हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आज की रात ये चंद्रमा के बराबर आकार में दिखाई देगा, लाल होगा, और ये घटना बहुत सालों में जाके एक बार होती है। लेकिन ये बात गलत निकली, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मैंने अखबार को पत्र लिखा, ईमेल भेजा, और मैंने उन्हें बताया कि जो चंद्रमा का आकार है वो अगर हम पृथ्वी से देखें तो बहुत ज्यादा बड़ा है मंगल ग्रह से यहां से देखने पर। यद्यपि मंगल ग्रह का चंद्रमा से आकार दुगना है, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर वो हमारे अपने सबसे पास के बिंदु पर भी आ जाएगा तो भी उसका आकार हमें बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा। तो कोई स्थिति में ऐसी संभावना नहीं है, और ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस थी जिससे हम जान सकते थे कि ऐसा बड़ा मार्स दिखना, मंगल ग्रह दिखना कभी संभव नहीं है, लेकिन वो दिखाई दिया।
तो अगर हम तर्क का उपयोग करें तो हम देखेंगे कि आम आदमी भी तर्क को समझता है। लेकिन ये बात भी हम समझें, जो ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है, कि हमारी भावनाएं हमारे तर्क पर हावी हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर हम अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से, अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को तर्क के साथ अगर अप्रोच करेंगे तो वो गलत बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आप उदाहरण के लिए, मैंने आपको अभी 2 उदाहरण दिए जो मार्स के बड़ा दिखने के बारे में थे और सूर्य ग्रहण के बारे में थे। इसी तरह से चंद्र ग्रहण के बारे में है। बहुत गलतफहमियां लोगों के मन में है और हम संचार माध्यमों के माध्यम से उन भावनाओं को, उन गलत भावनाओं को हटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार लोग ये मान लेते हैं कि इसका अर्थ है कि हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं में सब कुछ गलत है। ये बात सही नहीं है। ये बात सच है कि शायद पुराने समय में, आज से 1000 या 2000 साल पहले या 3000 साल पहले हमारे देश में शायद आज जैसी प्रयोगशालाएं तो नहीं थी, लेकिन उस समय लोग अपने चिंतन से बहुत सारी ऐसी बातों को जान चुके थे जो अब जाकर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक जान पाए हैं, जिनकी मैं भी थोड़ी देर बाद और चर्चा करूंगा। लेकिन अगर हम ये देखें, पुराने समय में जब मृत्यु हुआ करती थी तो बहुत बार वो एपिडेमिक, पैंडेमिक और इन्फेक्शंस के कारण हुआ करती थी। तो हमारे देश में परंपरा थी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके साथ में रहने वाला व्यक्ति जो उसको अटेंड करता था, उसकी केयर करता था, उसके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता था, वो व्यक्ति 11-12 दिन तक उसी अपने एक क्षेत्र में सीमित रहेगा, एक तरह से क्वारंटाइन रहेगा जिसे हम आज कहते हैं, और उस समय हम उसको सूतक कहा करते थे। तो ये परंपरा अवैज्ञानिक नहीं थी, ये परंपरा बहुत वैज्ञानिक थी और हमारे देश में इसका पालन होता था। तो जो गलत अंधविश्वास है उनका पालन नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी हमारी परंपराएं ऐसी हैं जो वैज्ञानिक आधार पर है। समस्या ये हुई है कि वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक की दोनों मान्यताएं आज इतनी मिलजुल गई हैं कि उनका घालमेल हो गया है और हमें ये पता लगाना मुश्किल है कि उनमें से कौन सी सही है या कौन सी गलत है। इसलिए उनका वैज्ञानिक परीक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को याद होगा कि करीब 15 साल पहले, 14 साल पहले हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, बनारस में, बाराबंकी में, सीतापुर में और गाजियाबाद के आसपास में मुंह नोचवा या फेस स्क्रैचर का आतंक बहुत जोर से फैला था। ये स्थिति हुई थी कि कई शहरों में, जैसे बाराबंकी था, वहां पर जो बिजली का स्टेशन था उसमें आग लगा दी गई थी, पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। सीतापुर में लोगों ने शाम 5 या 6:30 बजे के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। कुल मिलाकर लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसे में जो इस क्षेत्र के कमिश्नर थे, उनकी तरफ से हमारे पास मैसेज आया कि क्या आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं। हम लोग वहां पर गए। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बात विज्ञान की नहीं है, ये बात तर्क की है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप में से पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं या दूसरे विषयों के भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य के हों, चाहे वो गणित के हों, चाहे वो विज्ञान के हों, कि तर्क की जो शक्ति है उसे हमें समझना चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉमन सेंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक लॉजिक, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट द पावर ऑफ लॉजिक एंड द पावर ऑफ रीजनिंग। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमने वहां पर शाम को जब लोगों से जाके बात की, मैं केवल एक उदाहरण उसका आपको दूंगा, ऐसी अलग अलग बातों को लेकर बहुत लोगों से बात हुई। एक वृद्ध व्यक्ति ने हमें बताया कि वो जब देख रहा था तो उसने देखा आसमान में थोड़ा दूरी पर कोई लाल लाइट है। वो लाल लाइट धीरे धीरे उनके पास आने लगी, फिर नीचे उनके पैरों के पास उतर गई, उनके पैरों से लेकर वो ऊपर चढ़ी, उनके घुटनों तक पहुंची, घुटनों से उनके पेट तक गई, उसके बाद उनके नाक तक गई, उसके बाद उनकी आंख से ऊपर चली गई, उनके सर तक वो लाइट पहुंच गई और डांस करने लगी। कहानी उन्होंने जिस तरह से बताया कहानी को, उससे उनका कन्विक्शन था, ऐसा लग रहा था। लेकिन आसपास, मैं अभी आपको चित्र में दिखाऊंगा, वो स्थिति इतनी गंभीर थी, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा कहते तो उनके भाई या उनके पोते या उनके नाती जो आसपास की सैकड़ों लोगों की भीड़ में थे तो नाराज हो सकते थे। और उनको मैंने केवल इतना कहा कि मुझे समझ में आ गया कि आपने लाइट देखी, लेकिन जब ये लाइट आपके पास पहुंची, आपने देखी, मेरे समझ में आ गया, लेकिन ये मुझे बताइए कि जब आपकी आंख से भी ऊपर ये लाइट पहुंच गई और आपके सर पर डांस करने लगी तो आपने इसको देखा कैसे?
और जो आसपास में सैकड़ों लोगों की भीड़ थी वो लोग बड़ी जोर से हंसने लगे। और उसके बाद जो बहुत सारे लोग हमें कुछ कहानी सुनाने वाले थे वो कहानी सुनानी उन्होंने बंद कर दी। और आपको विश्वास नहीं होगा कि इस तरह 3-4 लोगों से मैंने बात की जो उन्होंने अपने अनुभव बताए, उनको बिना उनको झूठा कहे तर्क के आधार पर मैंने बाकी सब लोगों को ये कन्वे कर दिया कि ये लोग सही नहीं बोल रहे हैं। और अगले दिन सुबह तक समस्या पूरी तरह से हल थी। और इसके बाद जो लोग कहानियां सुना रहे थे कि मेरे पर किसी जानवर ने अटैक किया, मेरे मुंह को नोच लिया या मेरी बाहों को नोच लिया, इस तरह की सारी घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई उस क्षण के बाद से। और हमें एडीएम से रिपोर्ट मिली कि अब चीजें बिल्कुल ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब हमारे अखबार, जब आप बड़े होकर पत्रकार और कुछ साल में बन जाएंगे पूरी तरह से, या आप में से जो पत्रकार हैं, जब आप अपने अखबार में रिपोर्ट करें तो जो इस तरह की सेंसेशनल न्यूज है उनको बिना किन्हीं साइंटिस्ट से या बिना किसी रीजनिंग वाले किसी रेशनल आदमी से बात किए इतना ज्यादा मत लिखिए कि लोग उस पर विश्वास करने लगे। साइंस तर्क से चलता है। साइंस अपने सिद्धांतों को भी हमेशा शक की नजर से देखता है। और जिस दिन विज्ञान का कोई सिद्धांत गलत सिद्ध हो जाता है, वैज्ञानिकों को उसको त्याग देने में कोई संदेह नहीं होता, कोई शंका नहीं होती। निसंकोच वो उस सिद्धांत को छोड़कर किसी उसके सुपीरियर सिद्धांत पर आ जाते हैं। पहले लोग मानते थे कि पदार्थ है या जो लाइट है, लाइट की प्रकृति जो है वो कण की है या पार्टिकल की है। प्रकाश की जो नेचर है, रेडिएशन का जो नेचर है, वो पार्टिकल का है, फोटोन का है। उसके बाद किसी ने कहा कि ये वेव है और इसको हम वेव इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद डी ब्रोगली ने कहा कि प्रकाश का या लाइट का नेचर जो है वो ड्यूअल है या दोहरा है, तो हमने उसको भी मान लिया। जब न्यूटन ने कहा था क्लासिकल मैकेनिक्स, तो हमने उसको सही माना। फिर जब क्वांटम मैकेनिक्स आ गई तो हमने उसको माना। और फिर जब वैज्ञानिकों ने कहा कि बड़ी चीजों के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स काफी है, सूक्ष्म कणों पर जब हम जाते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हमने उस बात को भी माना। इसका मतलब विज्ञान भावनाओं नहीं, विज्ञान तर्क के आधार पर चलता है। लेकिन हमारे मन में कई बार कुछ गलतफहमियां भी आ जाती हैं। हम ये समझते हैं कि हमेशा टेक्नोलॉजी का जन्म विज्ञान से होता है। ये बात सही नहीं है। बहुत बार टेक्नोलॉजी पहले आती है और विज्ञान बाद में आता है। और एक मजेदार चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि साइकिल पहले आई थी या ट्रेन पहले आई थी? तो मैं आपको बता दूं, आप नेट पर इसको चेक कीजिएगा, ट्रेन पहले आई थी, साइकिल बाद में आई थी। तो कई बार जब हम लिखते हैं या किसी से बात करते हैं तो हम कई बार अपने जो मन में इंप्रेशन होता है उसके आधार पर किसी बात को कहते हैं, जबकि वो इंप्रेशन सही नहीं होता। तो साइंस में इंप्रेशन का महत्व है, लेकिन हमें उसे तर्क की कसौटी पर कटना चाहिए। अब सवाल आया कि क्या आम आदमी क्रिकेट में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल है। आम आदमी फिल्म्स में इंटरेस्टेड है, फिल्म स्टार्स में इंटरेस्टेड है, बिल्कुल इंटरेस्टेड है। वो सास बहू के सीरियल में इंटरेस्टेड है, बिल्कुल इंटरेस्टेड है। तो क्या आदमी साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है? आम आदमी कहते हैं, ये समझते हैं कि आम आदमी की साइंस में रुचि नहीं है। लेकिन मैंने शुरू में आपसे जैसा कहा था कि आम आदमी भी क्यूरियस होता है। अगर आसमान का रंग आज बहुत लाल होने लगे तो आम आदमी जिज्ञासु हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो अगर हम आम आदमी को विज्ञान के बारे में बताना चाहते हैं तो हम इसको उस चीज से जोड़ें जो उसको अपनी आंखों से दिखाई देती है। हम इसे उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट से जोड़ें। अगर हम उसको ये बताएं विज्ञान की बात कि आप इस तरह से अगर अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का उपयोग करेंगे कि आपकी बिजली का बिल कम हो जाएगा, तो वो उस बात को मानेंगे। अगर गर्म जगह है तो आप देखेंगे कि वहां पर मकानों को जो पेंट किया जाता है वो हल्के रंग में किया जाता है। ठंडी जगह में डार्क कलर में करेंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर आप लोगों को विज्ञान की वो बात बताएंगे जिसमें उनके बच्चों का हित शामिल है, तो वो उस बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको उनको उस साइंस को बारे में बताएंगे जो उनके एंटरटेनमेंट भी उनका करेगी, तो भी वो उस बात को जुड़ेंगे। अगर उनके भविष्य के बारे में, उनके इतिहास के बारे में अगर आप उनको विज्ञान बताएंगे तो वो सुनेंगे। अब मैं आपको अनुभव से बता सकता हूं कि सीमेंट खरीदते समय उस सीमेंट की दुकान पे जो मजदूर थे, जब मैंने उनको डायनासोर के बारे में बातचीत करनी शुरू की तो जितने मजदूर वहां पर थे, वो लंच का पीरियड था, वो जल्दी से खाना खत्म करके मेरे पास आकर
डायनासोर्स के बारे में सुनने के लिए बैठ गए। अगर बिना पढ़े लिखे मजदूरों को डायनासोर्स के बारे में सुनने में इंटरेस्ट आ सकता है, तो हम जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं उनको साइंस में इंटरेस्ट क्यों नहीं ला सकते? आपके सामने जो एक चुनौती आती है कि आप लिखें किस तरह से, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्सप्रेशन में क्लैरिटी है, हमारी अभिव्यक्ति में जो स्पष्टता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा बंता और संता का। बंता और संता हमारे परिचित कैरेक्टर्स हैं। तो बंता अपने गांव का सबसे बढ़िया लोहार था। तो एक बार संता बंता के पास पहुंचा और उस संता ने कहा कि सर, आप मुझे अपने पास अप्रेंटिस रख लीजिए, मुझे अपना चेला बना लीजिए, मैं भी थोड़ी सी लोहारी सीख जाऊंगा। संता ने सोचा कि चलो अच्छा है, एक से भले दो। उसने कहा कि देखो, अब मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, तुम उनका बड़ा ईमानदारी से पालन करना। तो संता ने बंता से कहा कि देखो, वो हथौड़ा उठाओ। दरअसल संता ने एक रॉड को, एक छड़ी को आग में रखा हुआ था जो गर्म हो रही थी, और उसके बाद उस छड़ी को पीट पीट कर चपटा किया जाना था। बंता ने सोचा कि मेरे को सारी बातें पता हैं, और उसने मान लिया कि संता को भी सारी बातें पता होंगी। उसने संता से कहा कि जब मैं सर हिलाऊं तुम जो है ये हथौड़ा चला देना। उसके बाद बंता ने सर हिलाया, संता ने हथौड़ा चला दिया, लेकिन संता को ये नहीं बताया गया था कि हथौड़ा चलाना कहाँ है, और उसने हथौड़ा चलाया उस सर पर जो बंता ने हिलाया था। नतीजा यह है कि आज संता अपने गांव का सबसे बड़ा लोहार है, क्योंकि बंता के सर पर तो हथौड़ा पड़ चुका था। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब हम साइंस की कोई बात करते हैं तो हमें बहुत क्लियरली बतानी चाहिए कोई भी इंस्ट्रक्शन। पत्रकारों का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि हम किसी अफवाह को बढ़ावा न दें। हम सब लोग जानते हैं कि केवल एक बार नहीं, पिछले 30-25 वर्ष में कम से कम 3 बार हम इस तरह की घटनाएं सुन चुके हैं, जब ये संदेश व्हाट्सएप पर या ईमेल पर या फोन के जरिए वायरल हो जाता है कि वहां पर ये वाली मूर्ति दूध पी रही है। ये कई बार दिखाया जा चुका है। टेलीविजन में हमारे बहुत सारे विज्ञान संचारक हैं, या हम लोगों ने भी बहुत तरीके से लोगों को बताया है कि ये घटना पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। ये दूध पिया नहीं जाता, ये दूध सरक कर नीचे चला जाता है, और हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे पूजा के स्थलियों के बाहर जो नाली है उनमें दूध बहता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी बार बार लोग हजारों लाखों टन दूध को बर्बाद करते हैं इस अफवाह के शिकार होकर, जबकि ये दूध इस भावना से नहीं चढ़ाया जाता कि भगवान को उससे कुछ मिल रहा है, एक अफवाह के वश चढ़ाया जाता है। ये एक गलत बात है, क्योंकि लोग एक गलत बात पर एक गलत संदेश को वायरस करके इस चीज को करते हैं। एक प्रश्न और आता है एस्ट्रोलॉजी का। सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान और जो ज्योतिष शास्त्र है उसको एक समझते हैं। हमारे देश में आज से 1000 साल पहले भी ज्योतिष विज्ञान था, और शायद लोगों का कहना है कि राजाओं के दरबार में इन ज्योतिषियों को प्रशय मिल सके, इसलिए उन्होंने फलित ज्योतिष भी शुरू किया, भविष्यवाणी बतानी शुरू की। और जब एक राजा के एक पुत्र की एक जंगली सुअर के द्वारा हत्या हो जाएगी, मार दिया जाएगा उसको, ये भविष्यवाणी किसी ने की, तो लोगों का विश्वास, राजा का विश्वास ज्योतिष में और बढ़ गया। लेकिन शायद इन लोगों ने, जो मूलतः ज्योतिष विज्ञानी थे, उन्होंने लोगों को भविष्यवाणी बताना इसलिए शुरू किया कि उनको राज्य दरबारों में प्रशय मिलने लगेगा और वो अपने ज्योतिष विज्ञान को, ज्योतिर्विज्ञान को कर सकेंगे। लेकिन अगर हम कई बार लोग तर्क देते हैं कि जो ज्योतिष है उसमें गणित इन्वॉल्व है, उसमें कैलकुलेशंस है, उसमें प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, उसमें जो हमारे जो तारे हैं उनका मूवमेंट है, ये सब इन्वॉल्व है, कंस्टलेशंस की हम लोग बात करते हैं, राशियों की बात करते हैं, वो वैज्ञानिक है। ये बात बिल्कुल सही है। हम जिन तारों की बात करते हैं उनकी स्थिति लगभग स्थिर रहती है ग्रहों की तुलना में। ग्रहों की गति हमें दिखाई देती रहती है, वो कंस्टलेशंस की तुलना में, तारों की तुलना में हमारे बहुत पास हैं, और वो बड़ी तेजी से खिसकते हुए दिखाई पड़ते हैं तुलनात्मक दृष्टि से। तो ये बात हम जानते हैं और इसके पीछे विज्ञान है। लेकिन क्या इसके आधार पर निष्कर्ष जो निकाले गए हैं वो सही है या नहीं, इसको हमें वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षित करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे परीक्षणों की आवश्यकता है। लेकिन हर चीज जो गणित के आधार पर
कही गई हो वो सही है, ये हमेशा ठीक बात नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अपनी एज सोचिए मन में, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें 11 जोड़ दीजिए, उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, और अब जो नीचे रिमाइंडर बचेगा वो आप देखिए। और मैं अगर आपसे कहूं कि अगर वो 0 है तो आप एक महान व्यक्ति बनेंगे, 1 है तो आपका अगला साल बहुत अच्छा बीतेगा, 2 है तो आपको परीक्षाओं में जरूर सफलता मिलेगी, एंड सो ऑन। और उसके बाद मैं कहूं कि देखिए जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं वो तो अरिथमेटिक पर या अंकगणित पर आधारित है, तो इसको आप गलत कैसे कह सकते हैं? तो मुझे लगता है कि जो ज्योतिष है वो भी कुछ इसी तरह की बात है। उसमें गणनाएं हैं, और गणनाएं हैं, सही हैं। हमारे पंचांगों में आज भी हजारों साल से तारों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति को सही रूप में बताया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, तो वो विज्ञान पाठ है। लेकिन क्या उसके आधार पर इस तरह के दिए हुए जो फलित ज्योतिष है वो सही है या नहीं, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई चीज हो रही है तो वो सच होगी। एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में किसी ने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, कुछ सर्वे किया। उन्होंने बहुत सारे लोगों की जन्म तिथियों को देखा और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ज्यादा संभावना होती है अगर किसी टीम में माना 13 खिलाड़ी चुने जाते हैं, और पूरे देश के अगर खिलाड़ियों की बात करें तो अधिकतर खिलाड़ी वो थे जिनका जन्म सितंबर से नवंबर के बीच में हुआ था। तो आप कहेंगे ये बात ज्योतिष का समर्थन करती है, लेकिन किसी ने कहा कि शायद ये हो सकता है सितंबर से नवंबर का समय वो है और कंसेप्शन उससे 9 महीने पहले हुआ होगा, तो शायद ये पीरियड ऐसा हो कि इसमें जन्म होने पर बच्चे का स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा हो, उनका फिजिक ज्यादा अच्छा हो, तो इस कारण से शायद उनके खिलाड़ी बनने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये फैक्ट है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया था। इसी तरह से वियना विश्वविद्यालय में ये देखा गया था। उन्होंने कहा कि जो सैनिक हैं उनमें उन लोगों का प्रतिशत ज्यादा है जिनका जन्म मार्च से मई के बीच में हुआ हो, और उनकी हाइट जो है, उनकी लंबाई औरों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है, और थोड़ी सी से मतलब 6 मिलीमीटर, जो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है जब हम ज्योतिष पर प्रश्न खड़े करते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई हमें इस बात के प्रमाण देता है कि ज्योतिष के आधार पर जो बात कही गई है वो सच है, तो हमें मानना पड़ेगा कि हम उन्हें समझते नहीं लेकिन वो बात सच है। लेकिन अगर उनको हम वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या कर सकते हैं तो हमें वो भी समझना पड़ेगा। तो ज्योतिष शायद एक ऐसी चीज है जिसे थोड़ा सा ओपन रखना पड़ेगा, इसके और अधिक वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। प्रोफेसर नार्लिकर ने भी इस बारे में कुछ प्रयोग किए थे भारत में भी और अमेरिका में भी, और उनके अनुसार इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए थे वो सही नहीं थे, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं थे, पर फिर भी शायद इसको अभी हम थोड़ा सा ओपन विषय की तरह ही अभी मान सकते हैं और स्टडीज की जरूरत है। और क्योंकि ये हमारे पुराने प्राचीन भारत में इसको विकसित किया गया था और हमारे प्राचीन भारत में विज्ञान था। अब आपको ये लग सकता है कि एक ओर मैं कह रहा हूं कि अंधविश्वासों को मत मानिए, एक और मैं ये कह रहा हूं कि हमें कोई स्पष्ट कारण नहीं समझ में आता कि हम ज्योतिष में विश्वास करें, और इसके बाद भी मैं पुरातन काल के अपने विज्ञान के बारे में बात कर रहा हूं। और उसका कारण ये है, विज्ञान चाहे पाश्चात्य देशों का हो, विज्ञान चाहे हमारे देश का हो, चाहे विज्ञान चीन का हो या दक्षिण पूर्व एशिया का हो, विज्ञान का एक मूलभूत आधार है कि ये एविडेंस बैक्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये है हमारे पास जो ग्रंथ मौजूद हैं हमारे देश में, उनके आधार पर एक कहा जा सकता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे देश का विज्ञान बहुत विकसित था। चरक और सुश्रुत ने हमारे देश में आयुर्वेद और सर्जरी, शल्य चिकित्सा, इनके बारे में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। 300 शल्य चिकित्सा के प्रोसीजर्स, सर्जिकल प्रोसीजर डिस्क्राइब हुए हैं। आयुर्वेद को आज फिर विश्व में फिर से मान्यता मिल रही है क्योंकि इसे संपूर्ण हेल्थ केयर या संपूर्ण स्वास्थ्य की का इलाज माना जाता है, जिससे नुकसान नहीं होता। हम रोग को ट्रीट करते हैं, केवल रोगों के लक्षण को नहीं। तो आयुर्वेद हमारे देश की देन है और इसके पीछे बहुत अच्छा विज्ञान था। आर्यभट्ट ने आज से 1500 वर्ष पहले बहुत सारी ऐसी बातें पता लगा ली थी जो पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों को बहुत बाद में पता चली। जिन्हें हम अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, वो दरअसल हमारे देश में ढूंढे गए थे
और पहले वो अरब में गए और वहां से पश्चिमी देशों में, इसलिए पश्चिमी देश उनको अरेबिक न्यूमरल कहते हैं। लेकिन आज से बहुत पहले इनको हमारे देश में ढूंढ लिया गया था। ये बात सही है कि उस समय शायद टेक्नोलॉजिकल हैंडीकैप्स थे, हम लोग शायद उस समय टेक्नोलॉजिकली इतने विकसित नहीं थे। और अगर टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे कुछ लोग दावा करते हैं अपने पुराणों के आधार पर, तो अभी उसके लिए कोई एविडेंस नहीं मिली है, तो हमें शायद उनके बारे में बहुत बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन एस्ट्रोनॉमी हमारे देश में बहुत विकसित था, क्योंकि बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने किए थे, चाहे वराहमिहिर हो, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे भास्कराचार्य हो। गणित की भी अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की, ये हमारे देश में सॉल्व हो गई थी। यूरोप को उस तक पहुंचने में सैकड़ों साल उसके बाद लगे। जो दशमलव की पद्धति है, ये हमारे देश में बहुत पहले खोज ली गई थी। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो एक ग्रंथ की रेडियो कार्बन डेटिंग की है, उससे पता चला है कि जितना हम समझते हैं उससे भी 500 साल पहले हमारे देश में शायद दशमलव को खोज लिया गया था। ब्रह्मगुप्त ने इनडिटर्मिनेट सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को ढूंढा था। 13वीं शताब्दी में नागार्जुन ने केमिस्ट्री में बहुत सारे काम किए थे। जो दिल्ली में मेहरौली के पास जो एक मिनरेट है, एक जो मीनार है जो ऐसे लोहे की बनी हुई है जिसमें रस्टिंग नहीं होता, जिसमें जंग नहीं लगता, वो हमारी मेटलर्जी की क्षमताओं का प्रमाण है। और यही नहीं, उस मीनार को कोल्ड वेल्डिंग से बनाया गया है, यानी लोहे पर, स्टील के दूसरे पीस को ठोक कर कोल्ड वेल्डिंग से उनको जोड़ा गया है। ये ऐसी पद्धति थी जो दूसरे देशों को पता नहीं थी। आई में अब्दुल फजल इबान मुबारक ने जिसको लिखा था अकबर के टाइम में, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल डाटा है। जहांगीर ने एक किताब अपनी जो ऑटोबायोग्राफिकल लिखी थी, उसमें उन्होंने एक ऐसी तलवार के बारे में लिखा है, जो तलवार एक उल्का या मीटेओराइट को गलाकर उसमें जो आयरन और निकल था उसकी मिश्र धातु से बनाई गई थी, और उन्होंने लिखा है कि ये उनकी सबसे अच्छी तलवार थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 AD के आसपास में आई, और शायद उसके बाद जो शिक्षा पद्धति हमारी थी उसमें हमें अपने इन पुरानी खोजों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी न दी जाए, ऐसा प्रयास कॉन्शियसली किया गया, और हम अपनी पुरानी परंपराओं के बारे में उतना नहीं जानते। लेकिन फिर मैं आपको एक बार क्वेश्चन करूंगा कि जिन चीजों के लिए हमारे पास एविडेंस है, हमें उन पर गर्व करना चाहिए। जिनके बारे में एविडेंस नहीं है, उनके बारे में एविडेंस ढूंढ सकते हैं या ढूंढ सकें, इसके प्रयास करने चाहिए, लेकिन उनके बारे में हमें हल्ला मचाना नहीं चाहिए। सीपी स्नो ने एक बात कही थी एक बार, जिसे बाद में पुस्तक के रूप में भी उन्होंने विकसित किया, और उस पुस्तक का नाम था द टू कल्चर्स। उन्होंने कहा था कि एक और जो आर्ट्स के लोग हैं, जो कला के लोग हैं, वो कहते हैं कि वैज्ञानिक कला के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, और वैज्ञानिक दूसरी ओर ये कहते हैं कि ये लोग विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते। सीपी स्नो खुद बहुत अच्छे वैज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई आर्ट्स का व्यक्ति किसी विज्ञानी से पूछे कि क्या आप शेक्सपियर को जानते हैं या क्या आपने शेक्सपियर की कोई पुस्तक पढ़ी है, तो उनकी अपेक्षा होगी कि वैज्ञानिक कहेगा कि हाँ मैंने पढ़ी है। और ये बात सच है। जो विज्ञान के लोग भी हैं, इनमें से अधिकांश ने साहित्य कुछ ना कुछ पढ़ा है। लेकिन अगर उसके विपरीत विज्ञानी किसी आर्ट्स के व्यक्ति से पूछे कि क्या आपने कोई विज्ञान की पुस्तक पढ़ी है, तो अधिकांश लोगों का जवाब होगा हमने नहीं पढ़ी है। लेकिन ये बात आर्ट्स के लोगों को शायद बहुत पसंद नहीं आई। आप में से बहुत सारे लोग, शायद अधिकांश लोग आर्ट्स के बैकग्राउंड के हैं, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप कुछ ना कुछ विज्ञान की पुस्तकों को जरूर पढ़िए। विज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें हैं, विज्ञान प्रसाद ने खुद ऐसी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की हैं जो ऐसी भाषा में लिखी गई हैं जो आपको समझ में आएगी तब भी जब आप हिंदी या अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हो या पत्रकारिता के विद्यार्थी हो। तो वैज्ञानिक और साहित्यिक व्यक्ति या साहित्यकार, साहित्य के सर्जक, इन दोनों के बीच में जो एक गैप है, जो एक बहुत बड़ी खाई है, इस खाई को भरा जाना चाहिए। और इस खाई को भरने के लिए ही विज्ञान प्रसार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। एक बहुत और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक कल्चर। तो अभी तक हमने साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक सोच के बारे में बात की थी। साइंटिफिक कल्चर क्या चीज है? इस वर्ष साइंटिफिक कल्चर को पूरी दुनिया में मनाया गया था। ईयर ऑफ साइंटिफिक कल्चर को इस बार मनाया गया था। और कल्चर से मतलब उस व्यवहार से होता है जो आमतौर पे पूरा समाज करता है। जो समाज का आम व्यवहार होता है उसे हम समाज का, सोसाइटी का एटीट्यूड कह सकते हैं या व्यवहार कह सकते हैं।
साइंटिफिक कल्चर से हमारा मतलब है कि लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो। अगर कोई भी घटना होती है तो लोग उसका एनालिसिस करें, उसकी व्याख्या करें, उसका विश्लेषण करें, उसको समझें, और सब लोग जो एक्शन लें वो लॉजिकल हो, न कि केवल भावनाओं पर या किसी दूसरी तरह की बायस पर आधारित हो। और कितने लोग ऐसा करते हैं और किस हद तक करते हैं, इससे पता चलता है कि वो समाज कितना वैज्ञानिक था। मैंने आपको उदाहरण दिया कि पुराने समय में हमारा समाज बहुत वैज्ञानिक था। हम लोग क्वारंटाइन की उस प्रथा को का पालन करते थे जिसे देश अब जाके जिसके बारे में सीख रहे हैं इस पैंडेमिक के पीरियड में। तो साइंस जानना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन साइंटिफिक होना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना, ये उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो गांव का आदमी, जो बिना पढ़ा लिखा आदमी फॉर्मूले नहीं जानता, जो इक्वेशंस नहीं जानता, वो भी सोच में वैज्ञानिक हो सकता है। और ऐसा कोई आदमी जो सारे सूत्र जानता हो, सारी समीकरण जानता हो, वो वैज्ञानिक हो दृष्टिकोण में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो हर वैज्ञानिक साइंटिफिक नहीं है एटीट्यूड में, और जो नॉन साइंटिस्ट है वो अवैज्ञानिक नहीं है एटीट्यूड में। लेकिन हमें विज्ञान की और वैज्ञानिकों की भी बात क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए कि समाज में जिन लोगों को सम्मान मिलता है, समाज में लोग जिन लोगों के बारे में बात करते हैं, एक कोई भी युवा व्यक्ति, कोई भी बच्चा उन्हें अपना आदर्श मानता है, उनके जैसा बनना चाहता है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक भावना होती है कि समाज मेरा सम्मान करे। अगर आप केवल क्रिकेट के खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे तो हॉकी के खिलाड़ी कम पैदा होंगे मतलब कम बनेंगे, एथलीट्स कम बनेंगे। अगर आप केवल फिल्म के कलाकारों की पूजा करेंगे तो फिल्म कलाकार बनने की इच्छा लोगों में ज्यादा होगी, वैज्ञानिक बनने की कम होगी, साहित्यकार बनने की कम होगी। लेकिन क्या समाज बिना वैज्ञानिकों के, बिना डॉक्टर्स के, बिना इंजीनियर्स के चल सकता है? जो लोग पत्रकारिता में हैं, जो लेखन के क्षेत्र में हैं, उनका ये बहुत बड़ा दायित्व है कि वो समाज में ऐसे आदर्श स्थापित करें, ऐसे आइकॉन्स स्थापित करें, ऐसे रोल मॉडल्स स्थापित करें कि लोग उनके जैसा बनना चाहें। और क्योंकि हमारे समाज को केवल फिल्म स्टार्स और केवल क्रिकेट के खिलाड़ियों से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए दूसरे प्रोफेशंस के मॉडल्स बनाए जाने चाहिए। आपने शायद वो किस्सा इटली का सुना होगा, जब किसी एक डॉक्टर से किसी ने कहा कि आप हमारी जान बचा लीजिए, तो उस डॉक्टर ने कहा कि आप जान बचाने के लिए तो वैज्ञानिक या डॉक्टर्स के पास आते हैं, लेकिन जब करोड़ों डॉलर देने की बात होती है तो आप फुटबॉल के खिलाड़ियों के पास जाते हैं। खैर, ये बात उन्होंने शायद थोड़ा हंसकर कही होगी, और डॉक्टर्स सबकी जान बचाते हैं, वैज्ञानिक अपने धर्म का भी पालन करते हैं। लेकिन इसने लोगों को एक बात सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्या समाज विज्ञानियों और डॉक्टर्स के प्रति और इंजीनियर्स के प्रति अपने कर्तव्य को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है? समाज सफल, लोकप्रिय और जो पूजित और अर्चित लोग होते हैं उनका सम्मान करता है। इसलिए समाज को चाहिए कि डॉक्टर्स का, विज्ञानियों का, सबका सम्मान करें। हम कई बार अखबारों में कई ऐसी खबर पढ़ लेते हैं, और हमारे पत्रकार बंधु अगर कभी ऐसी खबर छापें तो वो उससे पहले विज्ञानियों से भी बात कर लें। जैसे एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में करीब 10-15 वर्ष पहले इस तरह के समाचार छपे थे कि पटना के पास गंगा में जो डॉल्फिन है वो अंधी हो गई हैं। और अंधी क्यों हो गई हैं? क्योंकि उन्होंने गंगा जल को पिया, और वो गंगा जल वो था जो नरौरा में, यानी बुलंदशहर के पास उत्तर प्रदेश में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके पास से बहकर आ रहा है, और उस पावर प्लांट से निकला हुआ जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो उसमें घुल मिल गया है। ये बहुत चिंता की बात थी, क्योंकि पूरी दुनिया में 1000-1500 के बीच में केवल गंजेटिक डॉल्फिन बची हैं, थोड़ी सी बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र में और गंगा में। अगर वो खत्म हो जाती हैं तो ये बहुत बड़ा इकोलॉजिस्ट के लिए और जो प्रकृतिविद हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका होता। तो हम लोगों ने भी इसके बाद मैंने कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बात की, कुछ नेट पर ढूंढा, कुछ किताबों में ढूंढा, और आपको आश्चर्य होगा उसमें मैंने क्या पढ़ा। उसमें मैंने ये पढ़ा कि ये डॉल्फिन सचमुच अंधी थी, लेकिन ये इसलिए अंधी नहीं हुई थी क्योंकि उससे पहले उन्हें दिखाई देता था और उन्होंने कोई गलत चीज खाया पी ली। ये इसलिए अंधी थी क्योंकि वो जन्म से अंधी थी। गंजेटिक डॉल्फिन जन्म से अंधी होती हैं, वो सोनार वेव्स की सहायता से ट्रेवल करती हैं, उनकी क्रिस्टलाइन आंखें होती ही नहीं, इसलिए वो कभी न देखती थी, न देखती हैं, न कभी देखेंगी। और इस झूठ को इसलिए फैलाया गया था क्योंकि उस समय
कुड़नकल्लन में न्यूक्लियर पावर प्लांट के अगेंस्ट एजिटेशन चल रहा था और कुछ लॉबी किसी इंटरेस्ट की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का विरोध कर रही थी। तो पत्रकारों का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि समाचार को छापने से पहले तो सच्चाई को जाने, और अगर उसके पीछे कोई वैज्ञानिक बात है तो उसे वैज्ञानिकों से वो जरूर पूछें। अगर आप किसी तरह से टीकाकरण का अगर आप इतिहास देखें तो ये बहुत बड़े तर्क या लॉजिक के आधार पर था। 18वीं शताब्दी में एडवर्ड जेनर ने टीके को खोजा और उसके पीछे उसने किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह की शिक्षा नहीं ली थी। उसने केवल एक बात देखी थी कि जब गाय के जो थन होते हैं, जो अडर्स होते हैं, उनमें एक इन्फेक्शन हुआ करता था, और उन्होंने ये सुना था अपने बड़े बूढ़ों से कि जो लोग गाय का दूध धोते हैं, जो मिल्क मेड हुआ करती हैं या जो ग्वाले होते हैं, उनको बाद में चल के कभी चेचक नहीं होता, जो इस तरह के गायों का कभी ना कभी दूध निकाल चुके होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब इन गायों के थनों से जिनको ये इन्फेक्शन हो जाता है, उनके अंदर कोई बचाव की ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो उन्हें आगे चलकर बचाती है इस चेचक की बीमारी से। और उसके बाद उन्होंने जो है अपने एक माली के बच्चे को जो 10-12 साल का था, फिप्स नाम से, उसको इसी तरह के थोड़ा सा उसके खरोच लगाकर उसके आम में उन्होंने उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन दिया, उस गाय के अडर वाला, और उन्होंने देखा कि कुछ समय के बाद वो ठीक हो गया। और उसके बाद जब थोड़े समय के बाद उन्होंने चेचक के जो दाने थे उसका जो चूरा था वो उन्हें उसके शरीर में उसी तरह से फिर से मला, तो उसको हल्के से लक्षण तो आए, लेकिन उसके बाद उसको गंभीर चेचक नहीं हुई। इसका मतलब अगर हल्का सा इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके शरीर में एक प्रतिरोध क्षमता विकसित हो जाती है उस बीमारी के विरुद्ध, और यही चेचक के टीके का जन्म था। और आज अगर हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं कोविड-19 के विरुद्ध, तो वो भी इसी साधारण से सिद्धांत पर आधारित है जो आज से करीब जो है 200-225 साल पहले दिया गया था। तो आप देखिए कि तर्क आज से 225 साल पहले भी था, उसी तर्क का उपयोग आज 225 साल बाद किया जा रहा है कोविड-19 के लिए वैक्सीन के बनाने में। तो अगर हम बात करते हैं, हमारे लेख लिखते हैं, हम अपने रेडियो में बोलते हैं, हम अपने टेलीविजन पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो एक और हम बात करें इस तर्क की जो हमारे वर्तमान विज्ञान का आधार है, लेकिन लोगों को अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास पर भी गर्व हो, इसलिए आप आर्यभट्ट के बारे में भी बात कीजिए, आप चरक के बारे में भी बात कीजिए, आप सुश्रुत के बारे में भी बात कीजिए, आप और इस तरह के सिद्धांतों के बारे में बात कीजिए। और कुछ जो तर्क के और लॉजिक के सिद्धांत हैं, ये कालजीवी हैं, ये हर समय के लिए वैलिड है। मैं आपको 2 छोटे-छोटे उदाहरण दूंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि तर्क कितना महत्वपूर्ण है, और आम आदमी अगर तर्क नहीं करता तो उसे किस तरह से धोखा हो सकता है। एक पेंटर चित्र बनाता था जिसमें वो लोगों की जो फिगर्स बनाता था वो आम से कहीं ज्यादा लंबी थी। आप ऐसा जैसा इसमें देख सकते हैं कि इनमें लोगों की लंबाई उनकी चौड़ाई के अनुपात में कहीं ज्यादा है, और उनकी लंबाई जो है वो 10-20% तक उससे ज्यादा है जितनी वो होनी चाहिए थी। तो एक आदमी ने तर्क दिया कि जरूर इस आर्टिस्ट की आंखों में कोई डिफेक्ट रहा होगा, और उसने जो पेंटिंग बनाई है वो उनको समझ नहीं पाता, और इसलिए उनके सबकी हाइट उसने थोड़ी 10-20% ज्यादा बना दी है। आपको भी शायद ऐसा लगेगा, लोगों को भी ऐसा लगा कि इस तर्क में दम है, सचमुच ऐसा ही होगा। लेकिन अब आप इसको फिर से एनालाइज कीजिए। वो अगर लोगों के चित्र बनाता था, उन लोगों को देखकर बनाता था जिन्हें वो देखता था, तो अगर उसको अपने चित्र में लोगों की लंबाई 1.25 गुनी दिखाई दे रही है, तो उसे लोगों की लंबाई भी तो उस 1.25 गुनी दिखाई दे रही होगी, और उसने जब चित्र बनाए तो उसने उतने ही बड़ा उन लोगों को बनाया होगा जितना उसे वो दिखाई देते थे। तो उसको तो वो आदमी भी 1.25 गुना दिखाई दे रहे थे, और उसका चित्र भी उसे 1.25 गुना दिखाई देगा, लेकिन आम आदमी को तो वो आम भी साधारण दिखाई दे रहा था, और इसीलिए उस आम आदमी के बराबर इस चित्र में जो आदमी आर्टिस्ट को 1.25 गुना दिखाई दे रहा है, तो लोगों को भी सामान्य दिखाई देगा। तो ये इस तरह का लॉजिक है। और इसी तरह के लॉजिक का एक और एग्जांपल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। लोगों ने अध्ययन किया कि जो वर्ल्ड वॉर में शिप, जो प्लेन्स जाते थे, तो उन्होंने देखा जो लौट कर प्लेन आते थे उनमें कहां पर सबसे ज्यादा छेद है या कहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उन्होंने देखा कि जो इंजन के पास का क्षेत्र है वहां पर केवल 1.11 होल्स पर स्क्वायर इंच है, लेकिन अगर पूंछ के पास में देखें तो करीब करीब 2 होल्स हैं पर स्क्वायर इंच। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टेल वाला पोर्शन है इसको नुकसान
करीब करीब दोगुना होता है इंजन के पास से, तो हमें टेल वाले पोर्शन को स्ट्रेंथन कर देना चाहिए। इंजीनियर से इस बात में को आपस में बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस जगह पर अब आर्मर लगा देंगे ताकि यहाँ पर गोली इसको नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन उन्हीं के एक ग्रुप में ऐसा मैथमेटिशियन भी था। आप लोग जानते हैं वर्ल्ड वॉर में किसी का कोई भी प्रोफेशन रहा हो, उसको वर्ल्ड वॉर में बहुत लोगों को जो है सेना में भर्ती किया गया था। उस मैथमेटिशियन ने, उस गणितज्ञ ने एक तर्क दिया। उसने कहा, आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं, आप लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हमारे पास हवाई जहाज वापस आ गया है, वो हवाई जहाज वो है जो बच गया। जिस हवाई जहाज के इंजन के पास में गोली लगी होगी, उसमें से अधिकांश हवाई जहाज उसी समय खत्म हो गए होंगे, वो तो हमारे पास लौट के आए ही नहीं। तो जो हमारा डाटाबेस है, जिन हवाई जहाजों को हम देख रहे हैं, उनमें वो हवाई जहाज है ही नहीं जो खत्म हो गए। तो इसमें इंजन के पास जिन्हें गोली या कोई बम लगा, ऐसे हवाई जहाज अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। तो हमारा तर्क गलत है और हमें एक्चुअली इंजन के पास इस आर्मर को देना चाहिए, उन्हें हमारे अपने हवाई जहाजों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वो तो लौट के भी नहीं आ सके। जिनको टेल में गोली लगी वो लौट के आ गए। तब आप देखिए, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ आर्ग्यूइंग। इसे हम कहते हैं साइंटिफिक तर्क या साइंटिफिक लॉजिक। तो जीवन जीने के केवल दो तरीके हो सकते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, आप जो चीज हो रही है उसको मान लीजिए, जो अंधविश्वास आपको बताया गया मान लीजिए। ये सबसे आसान तरीका होता है। दूसरा आसान तरीका है कि आप सब चीजों पर प्रश्न उठाइए, सब चीजों पर शक कीजिए या उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनकी व्याख्या होने की कोशिश कीजिए। तो ये दोनों एक्सट्रीम व्यूज हैं। आप अगर हर चीज को दैविक समझ लेते हैं तो आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे और आपके मन में कभी कोई विज्ञान का नया आइडिया नहीं आएगा। तो वो अप्रोच हमें नहीं रखनी चाहिए। जो चीजें अनुभव सिद्ध हैं, हमें उन्हें मान लेना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज जो हमें नहीं समझ आती, उदाहरण के लिए हम लोग मास्क की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई कह रहा है आप मास्क मत पहनिए। ये कहा जा सकता है कि मास्क पहनने से आपकी बीमारी का फैलना रुकता है, आपके अंदर कोरोना वायरस जाना बंद होता है, क्योंकि आपके नाक और मुंह वो जो जगह हैं आपके शरीर में जिनसे कोरोना का वायरस जो है वो अंदर जा सकता है। लेकिन इस बात को केवल कहा नहीं गया, इस बात को कुछ मैनिक्विन्स या कुछ मूर्तियों के अंदर पंप लगाकर, उस पंप से बाहर हवा फेंककर, जिसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिली हुई थी ताकि वो दिखाई दे सके कैमरों को, उसको बाहर फेंका गया और ये देखा गया कि मास्क लगाने के बाद वो एरोसॉल्स बहुत कम दूर तक जाते हैं। जहां पहले एक बीच करीब 3.25 मीटर तक वो ग्लिसरॉल वाले एरोसॉल्स जा रहे थे, मास्क पहन लेने के बाद, जो कपड़े का मास्क था, उसको पहन लेने के बाद वो मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर दूर तक जा रहे थे। तो वैज्ञानिक प्रयोग करके इस बात को सिद्ध किया गया है। और जब हमारे पत्रकार बंधु, जब हम लोगों को ये बताएंगे कि ये वैज्ञानिक प्रयोग किया गया कि मास्क से सचमुच मुंह से निकलने वाले जो कण हैं वो कम दूर जाते हैं, तो लोगों को इस पर विश्वास होगा, वो इसका पालन करेंगे। हम लोगों से कहते हैं कि आप अपने हाथ धोइए, लोग शायद हाथ नहीं धोएंगे। हम कहते हैं कि साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोइए, कम से कम 20, 30, 40 सेकंड तक धोइए। लेकिन अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे लोगों को समझाएंगे कि साबुन धोने से क्या होता है, जो सोप का, जो साबुन का मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है, वो उसमें पोलराइजेशन होता है। उसका एक सिरा पॉजिटिव चार्ज और एक सिरा नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके कारण से उसमें गुण आता है कि वो पानी के साथ घुल मिल जाता है और पानी में वो सोल्यूशन बनाता है। जो तेल का जो एक प्रकृति होती है, उसके साथ अब वो, उसके चूंकि नेगेटिव एंड भी है, वो नेगेटिव एंड जो है तेल के साथ जुड़ता है, और इस साबुन के अणु का जो पॉजिटिव साइड है वो पानी के साथ में जुड़ता है। तो वो, इसका मतलब ये साबुन जो है एक सिरे पर पानी से जुड़ता है, दूसरे सिरे पर तैलीय चीज से जुड़ता है। और आपको शायद ये पता होगा, जो कोविड-19 का वायरस है, या जिसे हम पॉपुलरली कोरोना वायरस कहते हैं, उस कोरोना वायरस के प्रोटीन के खोल की बाहरी सतह पर तैलीय पदार्थ होता है, लिपिड। और ये जो लिपिड है या जो तैलीय पदार्थ है, ये तैलीय पदार्थ इस साबुन के घोल से चिपक जाता है और उसमें घुल मिल जाता है, और उसके बाद वो कोरोना का जो वायरस है वो अप्रभावी हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। वो हमारे शरीर के सेल से, कोशिकाओं से वो चिपक नहीं सकता। इसका मतलब हमने उसको
नष्ट कर दिया। इसी तरह से जब हम सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं जिसमें अल्कोहल होता है, वो उस प्रोटीन के घोल को अपने में घोल लेता है और इस तरह से कोरोना का वायरस नष्ट हो जाता है। तो जब हम तर्क के साथ लोगों को समझाएंगे तो लोग सचमुच उसका पालन करेंगे। और विज्ञान केवल अंधी चीज नहीं है, गणित केवल अंधी चीज नहीं है, इसके साथ में कॉमन सेंस भी जरूरी है। तो हम जब कहते हैं कि लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, तो हमारा मतलब ये नहीं होता कि वो केवल विज्ञान या गणित के सूत्र समीकरणों को समझ लें। हमारा आशय होता है कि वो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी रखें। जैसे 4 लोगों का एक परिवार नदी को पार करना चाहता था। इस परिवार के जो मुखिया थे वो गणित के अध्यापक थे। उन्होंने सबकी ऊंचाई नापी और वो एवरेज ऊंचाई उनकी निकली 3.25 फीट। और इसके बाद उन्होंने उस नदी में जो छड़ी थी वो डुबाई और देखा उसकी ऊंचाई करीब लगती है 2.5 फीट, तो उन्होंने करीब 3 फीट। तो उन्होंने सोचा कि हम सारे इस नदी को पार कर जाएंगे। लेकिन जब नदी को पार की तो उनमें जो सबसे छोटा बच्चा था वो डूब गया, क्योंकि एवरेज हाइट तो 3.25 फीट के करीब थी, लेकिन एक बच्चे की ऊंचाई जो थी वो 2.5 फीट के करीब थी, तो वो डूब गया। इसका मतलब गणित हो, स्टेटिस्टिक्स हो या विज्ञान हो, उसके साथ में कॉमन सेंस भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो सुपरस्टिशंस हैं, हम कहते हैं कि कोमेट अगर दिखाई देता है तो उससे बुरा होता है, अगर सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है तो उससे बुरा होता है, अगर चंद्रमा का इक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, तो बुरा होता है। इन बातों को हमें दूर कर देना चाहिए। हम प्रकृति को देखें, प्रकृति के सौंदर्य का भी हम आनंद उठाएं, लेकिन उसके साथ साथ ये क्यों होता है ये भी समझें। हमें खूबसूरत बटरफ्लाई दिखाई देती हैं, हम ये भी समझने की कोशिश करें कि इनके रंग बिरंगे पर कैसे बने। हम ये भी समझें कि ये तितलियों का पॉलिनेशन में कितना महत्व है, जिसके कारण से इतनी तरह के फूल या फल हमारी प्रकृति में हैं। मधुमक्खियों को हम देखें तो हमारे मन में ये भी बात आए कि पॉलिनेशन करके ये हमारी जो फ्लोरा की वैरायटी है इसको कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो इनके बिना नहीं होती। और अगर मधुमक्खी और तितलियां नष्ट हो जाएंगी तो हमारे जीवन की विविधता, हमारे जीवन के रंग खत्म हो जाएंगे। अगर जुगनू चले जाएंगे तो न केवल कोई सुंदर चीज चली जाएगी, लेकिन हम ये भी सोचें कि इन जुगनुओं की चमक किस कारण से है। ये एक केमिकल प्रोसेस का नतीजा है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंट एंजाइम होता है और वो उसके साथ प्रक्रिया करके इस चमक को पैदा करता है। तो हम खूबसूरती को देखें, प्रकृति को देखें, उसका आनंद उठाएं, लेकिन क्यों ऐसा है ये भी सोचें। क्योंकि क्यों और कैसे, ये हमारी इस सिविलाइजेशन के, हमारे इस सभ्यता के इतिहास के 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 2 of the most important words in the evolution of our civilization have been why and how. और जब तक हम दोनों सवालों को पूछते रहेंगे, हमारी सभ्यता को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यही साइंटिफिक पेपर है, यही वैज्ञानिक सोच है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा ओपन माइंड होना चाहिए। अगर हम पुरानी गलत मान्यताओं को डिमोलिश करते हैं, नष्ट करते हैं, तो विज्ञान आगे बढ़ता है। साइंस हमें बताता है कि जब कोई घटना होती है तो उसका कुछ प्रभाव होता है, अगर कोई प्रभाव होता है तो उसके पीछे घटना होती है। साइंस हमें विनम्र भी बनाता है, क्योंकि जो विज्ञान पढ़ता है उसको समझ में आता है कि इस प्रकृति में जितनी चीजों को हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा चीजों को हम नहीं समझते। बहुत सारी चीजों को हम जानते हैं, बहुत सारी चीजों को नहीं जानते। बहुत सारी चीजों की व्याख्या हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों की व्याख्या हम नहीं कर सकते। जिनकी नहीं कर सकते उनको हमें इंतजार करना चाहिए। कुछ को हम गलत सिद्ध कर देते हैं तो हम अपनी मान्यता बदल देनी चाहिए। और कुछ ऐसी हैं जिनकी हमें खोज आगे भी करनी चाहिए। और ये भी याद रखें कि कई बार आंखों को धोखा हो सकता है, हम उन्हें विज्ञान की आंख से देखें और लगातार परीक्षण करते रहें। यही साइंटिफिक एटीट्यूड है, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल सेशन। अब मैं स्टूडेंट्स से पूछना चाहूंगी, यदि आप लोगों के जो भी सवाल हो, क्योंकि बीच में कुछ हैंड रेज हो रहे थे, आप लोगों के जो भी सवाल हो सर के लेक्चर से संबंधित और अदर आपके मन में जो भी विचार हो आ रहे हो, आप लोग प्लीज शेयर कर सकते हैं। यस, मोहम्मद हमजा, उन्होंने हाथ रेज किया। प्लीज अपना सवाल पूछिए मोहम्मद। सर मेरा जो क्वेश्चन है, सर जैसा आपने बताया मास्क हमें प्रॉपर ढंग से पहनना चाहिए, लेकिन सर जैसे बहुत से लोगों से बात हुई, वो बताते हैं कि उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। तो सर जो मास्क लगाते हैं, क्या इससे हम प्रॉपर ढंग से सांस ले सकते हैं? ये हमारे
फेफड़े वगैरह को नुकसान दे पाएंगे अगर ज़्यादा मास्क का प्रयोग करते हैं? वैसे जब हम अकेले में होते हैं या खुले में अकेले में होते हैं तब मास्क पहनने की जरूरत नहीं होती। मास्क को जब हम लगाते हैं, अगर आप ये देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है उसके साइज की तुलना में जो वायरस का साइज है वो कहीं अधिक है। तो जहां मास्क एक और हमारे मुंह या नाक से निकले वायरस को, इस कपड़े को बाहर जाने से रोकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बाहर जाने से नहीं रोकता, ना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अंदर आने से रोकता है। तो इसलिए मास्क लगाने से इस तरह का कोई कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन उसके अंदर बढ़ेगा भी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि हम वैसे भी 24 घंटे मास्क नहीं लगाएंगे, और जब हम अकेले में हैं, जैसे मैंने कहा घर के अंदर हैं, जब हम खुले में हैं, बाग में हैं, कहीं खुले मैदान में हैं, तो हम मास्क नहीं लगाते। तो सांस लेने में कुछ लोगों को इसलिए परेशानी हो सकती है कि उनको हो सकता है साइनस की प्रॉब्लम हो, उनकी नाक के अंदर कई बार डिविएशन होता है, जो सेप्टम होता है उसका, तो उनको थोड़ी असुविधा हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि वायरस हमारे शरीर के अंदर घुस जाए, उससे जो असुविधा होगी, उस असुविधा या इनकन्वीनियंस की तुलना में ये शायद बहुत कम है। जी सर, और भी सवाल हैं। विकास त्रिपाठी, उन्होंने हैंड रेज किया। विकास, प्लीज पूछिए सवाल अपना। यस सर। सर आपने अपने लेक्चर में सर ये बात कही कि हमें अपने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं और ट्रेडिशनल जो साइंटिफिक तथ्य हैं जिनको आज तक साबित नहीं किया गया, उन्हें भी आगे लेके चलना है और इन्हें साबित करने की कोशिश करनी है। और साथ ही जो नए साइंटिफिक सॉल्यूशंस आ रहे हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स आ रहे हैं, उनको भी सामने रखना है। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस कैसे बिठाया जाए आज के समय में? और बेसिकली जब हम पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडियन मीडिया में खास करके अक्सर दोनों को साथ-साथ लेके चलाया जाता है और अक्सर एक किसी और दूसरे को डोमिनेट कर जाता है। तो दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अभी इनका हमजा जी का भी बड़ा अच्छा सवाल था और आपने भी, विकास जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं जो आपने कहा है वो बहुत एक्यूरेट मेरे स्टेटमेंट का रिफ्लेक्शन नहीं है। मैंने ये कहा है कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान गलत सिद्ध कर चुका है, उन बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और जो विज्ञान ने हमें बताया है उसको मानना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान ने सही सिद्ध कर दिया है हमारी परंपराओं की, उन बातों को भी हमें मानना चाहिए। जो गलत सिद्ध की है उन्हें नहीं मानना चाहिए, जिन्हें सही सिद्ध किया है उनको मान लेना चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अभी विज्ञान ने सिद्ध या असिद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया है, इनको हम एक थर्ड बिन में रखते हैं, जिसे हम ओपन कह सकते हैं। और सतर्कता के लिए हम उनको न माने तो अच्छा है, और लेकिन हमें गंभीर रूप से उनके वैज्ञानिक परीक्षण के प्रयास करना चाहिए ताकि इससे आम जनता का भला हो सके। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको न माने, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको माने, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हम परीक्षण करें। जी गीतू, अपना सवाल पूछें अब आप। यस मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अक्सर मीडिया में देखते हैं कि कुछ फेक न्यूज़ फैलती हैं साइंस को लेकर। जैसे कुछ साल पहले एक न्यूज़ फैली थी, ये न्यूज़ कम से कम 1-2 बार फैली है कि दिसंबर के इस महीने में या इस हफ्ते की इस तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सर इस न्यूज़ के पीछे का लॉजिक मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किस लॉजिक को लेकर ये न्यूज़ चलाई जाती है? इसमें से कुछ होती हैं जो विशुद्ध रूप से शरारत होती हैं, मिसचीफ होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है। कुछ मैं समझता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमारी समाज में कोई भी चीज फैलती किस तरह से है, वायरल किस तरह से होती है। मैं समझता हूं कि कुछ लोग इस सोशल स्टडी को, मैनेजमेंट के शायद कुछ लोग होते हैं जो सोशल या हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीजें किस तरह से वायरल होती हैं इसका अध्ययन करना चाहते हैं। तीसरी चीज होती है, कुछ लोग केवल इन अफवाहों को फैलाने में विश्वास करते हैं। ये बात जो आप कह रही हैं कि दिसंबर के महीने में अगर आज रात आप सोएंगे तो सुबह होने तक आप पत्थर बन चुके होंगे, ये मैसेज हमने पिछले 10 साल में कई बार देखे हैं। इस तरह के मैसेज भी हमने देखे हैं कि जब 2000 वर्ष होगा या वर्ष 2012 होगा, जब बहुत सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आ जाएंगे तो उस समय दुनिया में प्रलय हो जाएगी। और क्योंकि प्रिलिमिनरी तौर पर जो अर्धशिक्षित या अल्प शिक्षित व्यक्ति है उसका तर्क होता है कि जब बहुत सारे ग्रह एक रेखा में आ जाएंगे, सूरज, तारा और बहुत सारे ग्रह, 8 में से काफी सारे ग्रह एक रेखा में आएंगे तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से कुछ तबाही हो सकती है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि इस दूरी के कारण से होने वाला प्रभाव बहुत कम होगा।
कुछ लोग जो अल्प शिक्षित हैं वो समझते हैं कि चंद्रमा की वजह से जब पृथ्वी पर ज्वार भाटा हो सकते हैं तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट पृथ्वी पर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि चंद्रमा की दूरी और ग्रहों की दूरी में हमसे कितनी कम है, और क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी आप दूरी को अगर दुगना कर दीजिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगी। आप दूरी को 10 गुना कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/100 हो जाएगी। तो इस आधार पर आप सोचें तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उन ग्रहों के एक रेखा में आने के बाद भी लगती है, वो चंद्रमा के लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत कम होती है। लेकिन ये चीज क्वांटिटेटिव स्टडीज हैं जिनको वैज्ञानिक या गणित को जानने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग करने वाले लोग, चीजें किस तरह से वायरल होती है, या प्योरली मिसचीफ करने वाले लोग या शरारत फैलाने वाले लोग इस तरह की चीजों को वायरल करते हैं। थैंक यू सर। समीरा, आपने हैंड रेज किया है, अभी पूछें सवाल अपना। यस मैम। सर थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल सेशन के लिए। सर मेरा आपसे सवाल ये था कि जैसे आपने एज यू सेड अर्लियर कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है उस पे हम स्टार्स वगैरह पे बिलीव करते हैं, राशि वगैरह पे, बट सर एट द सेम टाइम फिर अगर साइंस और टेक्नोलॉजी को देखें तो फिर नेगेटिव एनर्जी को हम किस तरह से देख सकते हैं? क्योंकि एक टाइम पे हम कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, भूत प्रेत नहीं होते, फिर हम दूसरी टाइम पे हम देखते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती है। तो सर इसमें ये मेरे को समझ नहीं आया। ये बहुत जटिल विषय है, क्योंकि जिसे हम पैरानॉर्मल कहते हैं उसका अर्थ ये होता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जिन चीजों को सेंस नहीं कर पाते वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, राइट? जिसे आम आदमी सेंस नहीं कर पाता। हम कई बार कहते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं, बिल्ली भी यहाँ पर बैठी है या कुत्ता भी यहाँ पर बैठा है, अचानक बिल्ली झटके से भाग जाती है या कुत्ता झटके से भाग जाता है, जबकि हमें ना कुछ नजर आया, ना हमें कुछ सुनाई दिया, ना हमने कोई चीज फील की। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा एक रोचक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा। हम लोगों ने कई बार काफी सारी जगह पर पढ़ा है कि जो चिड़िया या जो पक्षी उत्तरी ध्रुव से उदाहरण के लिए इक्वेटर की तरफ जाड़ों में आ जाते हैं, वो यहाँ तक बहुत कम दूरी, मतलब बहुत कम डिविएट हुए, एक जहां पर कई बार पानी आता है नीचे, वहां पर उनका रास्ता बदल जाता है। अन्यथा वो करीब शॉर्टेस्ट मार्ग से उत्तरी ध्रुव से इक्वेटर की तरफ तक पहुंच जाते हैं और इक्वेटर के पास के क्षेत्र में आते हैं और बाद में उसी तरह से छोटे वाले मार्ग से वापस भी लौट जाते हैं। ये कैसे संभव होता है? ये बात बहुत समय तक आश्चर्य कर रही थी, और बाद में कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसको फॉलो करते हैं। तो अगर पक्षी या पशु चुंबकीय क्षेत्र को देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन अभी कुछ साल पहले एक प्रयोग किया गया था लेबोरेटरी में। उस लेबोरेटरी के अंदर एक व्यक्ति को एक चैम्बर में बैठाया गया और उस चैम्बर में चारों तरफ इलेक्ट्रिक कॉइल्स थी। उन्होंने देखा कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक कॉइल्स में से करंट बहाया जाएगा थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। जितनी ज्यादा करंट हम उस इलेक्ट्रिक कॉइल में बहाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो उन्होंने ये देखा कि उस आदमी से जब उन्होंने बाद में पूछा क्या तुम्हें बीच में कुछ परिवर्तन फील हुआ, उस आदमी ने कहा कि मुझे कोई परिवर्तन नहीं लगा। लेकिन उन्होंने उसके ब्रेन में जो इलेक्ट्रोड्स लगाकर, जो सेंसर्स लगाकर मॉनिटर किया, उन्होंने देखा कि जब उस करंट को हल्का सा बढ़ाया जाता था तो उसके दिमाग के कुछ क्षेत्र थे जो रिएक्ट करने लगते थे। वो उस आदमी को पता नहीं चलता था, लेकिन वो सेंसर्स रीड कर लेते थे, और वो रिएक्शन जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, यानी जैसे जैसे वो करंट बढ़ी और इलेक्ट्रिक करंट बढ़ी और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो आदमी के दिमाग के अंदर रिएक्शन भी बढ़ने लगा। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उन परिवर्तनों को भी फील कर सकते हैं जिन्हें आमतौर पर कोई आदमी फील नहीं कर सकता। ना ऐसे लोग फ्रीक हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों जिनके अंदर की वायरिंग, जिनके अंदर के ब्रेन का स्ट्रक्चर, जिनकी सेंसिंग या परसीव करने की क्षमता आम आदमी से कहीं ज्यादा हो। लेकिन जब तक हम ऐसे किसी आदमी को नहीं ढूंढ लेते और वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध नहीं कर देते, तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी रेफर्स टू सम एक्टिविटी जो हमें आमतौर पे हम परसीव नहीं कर सकते, लेकिन वो कोई चीज होती है और हम उसके बारे में जब तक बहुत साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर लेंगे हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते।
आमतौर पर इनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो कुछ इस तरह की आती हैं कि यूरोप की या रशिया की कहीं की प्रयोगशाला में कोई प्रयोग किया गया, उसका जो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन पूरे डिटेल्स के साथ होना चाहिए, वो जब तक कहीं हमारे सामने प्रकाशित नहीं होता तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और मुझे लगता है कि स्टडी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें जो पहले प्योर विशुद्ध रूप से कल्पना लगती थी वो अब सच्चाई है। अगर पहले हमसे कोई कहता कि अली बाबा सिम सिम की कहानी के बारे में, तो हम अली बाबा सिम सिम की कहानी तो शायद कहानी है, लेकिन हमसे कोई कहता ऐसी कोई चीज हो सकती है कि ताली बजाकर दरवाजा खुल जाए, ऐसी कोई चीज हो सकती है, ये असंभव है। लेकिन आज हम जानते हैं कि आज 8वीं और 7वीं और 6ठी क्लास के बच्चे क्लैप स्विच का उपयोग करके साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, तो ऐसी चीज होती है। आज हम बटन ऑन करते हैं, हमें कहीं दूर हो रही घटना अपने सामने दिखाई देने लगती है, तो ये सच्चाई है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आज से सैकड़ों या हजारों साल पहले भी इस तरह की क्षमताएं मानव के पास थी, उसमें मैं ना हाँ कहूंगा ना कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि इस तरह की क्षमता होने के कोई मटेरियल एविडेंस हमें आज तक नहीं मिली है। लेकिन जब किसी आदमी की कोई क्षमता कम होती है, जैसे जो लोग विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनकी कुछ दूसरी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, तो हो सकता है कोई कुछ व्यक्ति, कुछ मानव ऐसे हों जिनकी कुछ विशेष क्षमताएं हों, कुछ विकसित क्षमताएं हों जिनके बारे में अभी हम नहीं जानते। राहुल अपना सवाल कर सकते हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, आप लोग जो भी सवाल कर रहे हैं, आप लोग प्लीज पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर कर दें। राहुल प्लीज पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मेरा नाम राहुल है, मैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ सर। सर मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना से लड़ाई में सर साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना और मास्क लगाना अति आवश्यक है। लेकिन सर जो व्यक्ति ग्रामीण पृष्ठभूमि का है और सर वो निरीक्षर है और सर वो समाचार पत्र भी नहीं पढ़ सकता, सर वो सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकता और सर उसका जो दिन है पूरा सर कार्य में बीतता है, जैसे सर खेत में कार्य करता है, तो सर एक पत्रकार के तौर पे या एक वैज्ञानिक के तौर पे सर हम किस तरह के हमारे पास विकल्प है कि हम उन्हें इस चीज के लिए सर जागरूक करें। क्योंकि सर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और सर देखता हूँ कि सर अभी भी ग्राम में सर लोग मास्क नहीं लगाते सर, साबुन से अभी तक सर हाथ नहीं धोते सर। अगर आप उनसे तर्क वितर्क करेंगे तो सर आपसे लड़ाई करने लगेंगे, तो सर क्या विकल्प हो सकते हैं जो सर जमीनी स्तर पे हमें दिखाई दे। हाँ, मैं आपको एक बहुत अच्छे इस समय जो अभियान चल रहा है उसके बारे में बताना चाहूंगा। 2 अक्टूबर को मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं। 2 अक्टूबर को इलाहाबाद से एक गाड़ी लॉन्च की गई है और वो गाड़ी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में जाएगी और उन 24 जिलों में वो लाउडस्पीकर के साथ उन संदेशों को पहुंचाएगी जो कोविड-19 की बीमारी से संबंधित है। और इन संदेश में मेरा लिखा हुआ गाना भी होगा, मेरी बोली हुई कोई कहानी भी होगी और बहुत सारे लोगों की भी लिखी हुई रचनाएं उसमें बताई जाएंगी। क्योंकि जो लोग आसपास में कहीं खेत में काम कर रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, वो भी लाउडस्पीकर पे बोले जाने वाले उस संदेश को सुनेंगे जिसमें उन्हें समझा के बताया गया होगा कि वो मास्क क्यों लगाएं, वो हाथ क्यों धोएं। और इसी तरह से वहां पर पर्चे बांटे जाएंगे, उस गाड़ी में पोस्टर लगे हुए होंगे और रेडियो पर भी इसी तरह के जो मैसेजेस हैं वो दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि इस समय हमारे गांव में भी जो व्यक्ति है वो ट्रांजिस्टर भी सुनता है, वो टेलीविजन भी देखता है और कुछ गांवों में जैसे मैंने बताया ये गाड़ियां भी जा रही हैं। कुछ लोगों के पास अब व्हाट्सएप या इस तरह के मैसेज हैं, तो बहुत बड़ी जनसंख्या अब ऐसी है जो इस तरह की चीजों से जुड़ी हुई है। तो ये विकल्प जो है हम इनका भी उपयोग करें। और अब मुझे नहीं लगता कि गांव का कोई व्यक्ति इस तरह के जो संदेशों की प्रणाली है इनसे अछूता है। और जहां पे अछूता है तो मुझे लगता है कि आप जैसे जो पत्रकार या पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं या हम सबके वैज्ञानिक हैं, हमें स्वयं इन क्षेत्रों में जाकर लोगों को संदेश देना चाहिए। और हमने खुद लखनऊ के बाद बख्शी का तालाब में जाकर इस तरह की लोगों से बातचीत की है, उनको संदेश दिए हैं। जी, अभिषेक कुमार उपाध्याय, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं रामलाल आनंद कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर जर्नलिज्म। सर मेरा सवाल नहीं, मोर ऑफ अ सजेशन जो मैं मांग रहा था ये था, क्योंकि कन्वेंशनल मीडिया आउटलेट जो होते हैं वो कोई एक्सपर्ट, साइंटिफिक एक्सपर्ट या फिर टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हायर नहीं करते जो रिपोर्ट्स लिखता हो। तो अगर हमें किसी सोर्स पे डिपेंड होना है ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स के लिए या ऐसी कोई रिसर्च पेपर्स के लिए, तो हम किस वेबसाइट पे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं जो हमें ऑथेंटिक न्यूज़ दे इसके रिगार्डिंग?
ओके, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी गांव के मेले में जाएं तो हो सकता है वहीं पे कहीं चाट मुफ्त में मिल रही हो, लेकिन वो चाट भी मुफ्त में मिलती है और इन्फेक्शन भी मुफ्त में मिलता है। तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल विकिपीडिया के बारे में लोग बात करते हैं, विकिपीडिया के बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन विकिपीडिया में जो जानकारी होती है वो ऑथेंटिक नहीं होती। तो आप गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बॉडीज के जो वेबसाइट्स हैं उन पर जाइए। उदाहरण के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, इस पर जो आपको वेबसाइट मिलेगी वो ऑथेंटिक होगी। आप इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR, इसकी वेबसाइट पे जाइए तो जो आपको जानकारी मिलेगी वो ऑथेंटिक होगी। आप विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पर जाइए, आप इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की वेबसाइट पर जाइए, आप इसी तरह के जो भारत सरकार या प्रदेश सरकार के संगठन हैं आप उनकी वेबसाइट्स पर जाइए। अगर आपको जियोलॉजी से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप usgs.org या GOV इस पर जाइए, जो US जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट है। वहां पे आपको बिल्कुल सही, यहाँ तक कि उसमें आपको वो चित्र भी मिलेंगे जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप नासा की वेबसाइट पर जाइए, उसमें जो आपको विजुअल्स और फोटोग्राफ्स मिलेंगे, रेफरेंस देने के बाद आप उनका बिना किसी पैसा दिए उपयोग कर सकते हैं। आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI.gov.in इस तरह की वेबसाइट पर जाइए तो भारत की जियोलॉजी के बारे में, भारत की मैपिंग के बारे में, और इसी तरह से जो हमारा मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इंडिया मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, आप इसकी वेबसाइट पे जाइए तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी। इंडिविजुअल्स, हाँ, आजकल ब्लॉगिंग कोई भी कर सकता है। आपके पास कोई तरीका नहीं है चेक करने का कि ये जानकारी कितनी ऑथेंटिक है। तो आप DST फॉर एग्जांपल, एक अनदर हमारा जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, CSIR है, उसकी वेबसाइट पे जाइए, आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जो मैंने कल भी इनको बताया था पहले कि ये हमारा जो विज्ञान प्रसार में इंडिया साइंस वायर है, तो ये हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के आधार पर रोजाना साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ से जुड़े समाचार बनाते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, लिखते हैं और उसको विज्ञान प्रसार की वेबसाइट में शेयर करते हैं। जो विज्ञान प्रसार आप टाइप करेंगे इंटरनेट में तो आपको हमारे वेबसाइट के पहले फ्रंट पेज पर लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देंगे वो समाचार, और उनमें आप एंटर होंगे किसी भी समाचार में तो आप इंडिया साइंस वायर के पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको तमाम जानकारियां, उनके स्रोत और वो समाचार रेडी टू पब्लिश मिलेंगे। और एक बार आप विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको और बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसे ड्रीम 2047 इनके मैगजीन है, बहुत सारे, जैसा अभी निमिष जी ने बताया, बहुत सारे आपकी एक्सेस मिल जाएगी आपको, बहुत सारे ऑडियो विजुअल क्लिप्स पर, ऑडियो विजुअल फिल्म्स पर, जिनमें आपको कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। सर, जैसा कि आपने कहा था कि कुछ बुक्स आपने कहा था बच्चों को कि वो पढ़ें साइंस को लेकर के, तो कुछ एक सिंप्लीफाइड किताबें अगर आप कुछ बता दें हिंदी और इंग्लिश में, ताकि ये बच्चे उसको ले सकें, पढ़ सकें, लाइब्रेरी में सर्च कर सकें। उसके बाद वही बात मैं फिर से कहूँगा, अगर आप विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको उनके जो पब्लिकेशंस हैं विज्ञान से संबंधित वो आपको मिलेंगे, और उनमें से सब तरह के एस्पेक्ट्स पर है। इसके अलावा एक किताब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब लोग नोट कर लें इसको, INSA, इंसा इंडिया, INDIA सिंगल वर्ड होगा, इंसा इंडिया .RES, यानी रेजिडेंस का आप समझ लीजिए शॉर्ट है, insa.res.in। इस वेबसाइट को अगर आप खोलेंगे तो इस वेबसाइट पे आप, ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी नई दिल्ली की वेबसाइट है जहां पर मैं कंसल्टेंट हूं, इस वेबसाइट पर आपको एक सेक्शन मिलेगा पब्लिकेशंस का। उस पब्लिकेशन वाले सेक्शन में आई जाइए तो आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी जिन्हें आप बिना कोई पैसा दिए डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान की अकादमी है, करीब 1 दर्जन नोबेल लॉरिएट्स भी इसके फेलोज में से हैं, ये उन अकादमियों में से है। तो आप इसके पब्लिकेशन सेक्शन में जाइए, इसी तरह से इसके होम पेज पर सबसे राइट में जो कॉलम है उसमें आप जाइए, और वहां पर भी आप इसके जो पब्लिकेशंस हैं, आपको बुक्स के बारे में इनके पर आप क्लिक कीजिए उस लिंक पर,
तो आपको उसमें कई सारी किताबें मिलेंगी, जिनमें से एक किताब होगी जो कोविड-19 के बारे में है, एक वाइट पेपर ऑन कोविड-19, जिसे डॉक्टर मेहरा ने, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हैं, उन्होंने उसको एडिट किया है। उसमें आपको कोविड-19 के बारे में करीब करीब महीने 2 महीने पहले तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक स्टेटस, ये सारी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। अभी एक और किताब प्रकाशित हुई है जिसे इंडियन साइंस कम्युनिकेशन सोसाइटी ने प्रकाशित किया है। इसको NCSTC ने सपोर्ट किया था। तो वो किताब जो है उसमें साइंस फिक्शन है जो कोविड-19 पर आधारित है। आप उसमें जाइए, उसमें आपको साइंस फिक्शन की कहानी आपको मिल जाएंगी। तो आप ऑथेंटिक सोर्सेस से जानकारी को लीजिए, वही रिलायबल होगी, अदरवाइज गलती हो सकती है जी। तो आपको एक्चुअली विज्ञान प्रसार की वेबसाइट आपके लिए ऑलमोस्ट जो है सिंगल विंडो है। आप NIS स्मॉल c PR NIS पर, NIS स्मॉल c PR, ये एक संगठन है CSIR का, जो निस्केयर और उनके निस्टैट्स को मिलाकर अब बनाया गया है रिसेंटली। आप इसकी वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर भी आपको जानकारी मिलेगी। साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति, इन्वेंशन एंड इंटेलिजेंस, आविष्कार, ये लास्ट के दोनों और ये पहले के दोनों भी सब ये CSIR के ऑर्गेनाइजेशंस के पब्लिकेशंस हैं। इनमें भी आपको जानकारी मिलेगी। इनके कुछ इश्यूज हैं जो स्पेशल इश्यूज हैं कोविड-19 के बारे में, आप इनके बारे में भी उससे पढ़ सकते हैं। आप NCSTC जो DST का एक अंग है, उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर भी आपको जानकारी मिलेगी। बहुत सारे रिसोर्सेज आप लोगों को बता दिए गए हैं। अब ये आप लोगों को करना है कि कितने रिसोर्सेज पर आप जाते हैं और स्टडी मटेरियल देखते हैं और अपना जोन जो है, अपने होराइजन एक्सपैंड करते हैं। एक सवाल और है सर, नरगिस पूछना चाह रही है। नरगिस, अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम नरगिस, मैं मैत्री महाविद्यालय से 3रे वर्ष की छात्रा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण में, गांव में अभी वैक्सीन के लिए काफ़ी अफवाहें चलती हैं कि हम नहीं लगाएंगे, इससे डेथ हो जाती है, कि हमारे जान पहचान वालों ने लगाई तो उनको सूट नहीं करी, या हम सोशल मीडिया में ऐसी न्यूज़ आती हैं तो हम उनको बताना भी चाहते हैं तो वो मना कर देते हैं। तो हम उनको कैसे इस प्रकार मतलब थोड़ा उनको तर्क दें, या कैसे वो लोग जागरूक बने, इसको अफवाह में ना आए? जो मैंने अभी आपको बताया था कि कैंपेन NCSTC और बहुत सारे NGO मिलकर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि गाड़ी उत्तर प्रदेश में भी और प्रदेशों में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्रदेशों में घूम रही है। उसमें यहाँ तक कि कठपुतली के शो के माध्यम से इस बात का संदेश देने की कोशिश की गई है कि वैक्सीन लगाने से खतरा नहीं है। मैं मानता हूँ कि कुछ स्ट्रे केसेस होते हैं जिनमें वैक्सीन का रिएक्शन होता है, लेकिन उन केसेस का पहले से पता लगाया जा सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको पहले भी कभी टीका लगाया गया तो उनको कॉम्प्लिकेशन हुए थे, उनको टीका नहीं लगवाना चाहिए। अगर संदेह है तो वो डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को दिखाई देने लगा है, समझ में आने लगा है कि टीका लगाने से वो खतरे से जितने ज्यादा बचेंगे, टीका लगाने से होने वाला खतरा उसकी तुलना में बहुत बहुत कम है। शायद ये तो अब डाटा अब हम लोगों के सामने है कि हजारों और लाखों लोगों में से किसी एक आदमी को रिएक्शन होता है, उसमें भी किसी के मरने की खबर मुझे नहीं लगता कि कोई आई है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि टीका लगाने से किसी ने कहा कि स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा इससे या इस तरह का हो गया। ऐसा कोई प्रमाण अभी तक आ भी नहीं सकता था और अभी तक आया भी नहीं है। ये अफवाहें फैला रहे हैं लोग, और अफवाहें फैलाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों को समझाइए कि हमें कोई एक केस बताइए जिसमें ऐसा हुआ हो। बाकी तो अगर आप कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर ले कि किसी आदमी को ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा के कह दीजिए कि मैं आपको इंजेक्शन लगा रहा हूं, तो कई लोग हैं वो उतनी जोर से चिल्लाने लगेंगे और शायद घबरा कर बेहोश भी हो जाएं। अब बाद में आप उनको बताइए कि आपको तो ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा था, किसी दवाई के या वैक्सीन के रिएक्शन का तो सवाल ही नहीं होता, तब वो हंसेंगे। क्योंकि हमारा मन बहुत महत्वपूर्ण है। एक सचमुच का किस्सा है कि एक आदमी अपने घर की दीवार को तोड़वा रहा था और उसने अंदर हाथ डाल दिया उसमें, और चूहे ने उसको हल्का सा पूंछ मार दी या काट लिया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो बाहर आ गया। लेकिन जब 10 साल बाद और फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ दिया गया तो उसके अंदर से सांप की एक ठठरी निकली, स्केलेटन निकला, और उस आदमी को ये समझ में आया कि
10 साल पहले मुझे जिस चीज ने काटा था वो सांप था और उसको शॉक लगा और कहते हैं कि उसकी डेथ हो गई। तो कई बार हम लोग जो सोचते हैं वो हमारे रिएक्शन को गवर्न करता है। तो वैक्सीन लगने से लोगों को नुकसान नहीं होता, ये आप जैसे पत्रकारों का या पत्रकारिता से जुड़े लोगों का और विज्ञानियों का काम है। और पूरे देश में इस समय NCSTC के द्वारा कैटलाइज्ड और सपोर्टेड एक कैंपेन चल रहा है। अधिकांश जगह ये कैंपेन लॉन्च हो चुका है अक्टूबर के महीने में, और ये गांव-गांव में जाकर ये प्रचार किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, इससे नुकसान नहीं है। और हमारा ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन हो जाने से किसी को कोरोना होगा, ये 100% सुरक्षित हो गया। सुरक्षित ये चीज हुई है कि दोनों वैक्सीनेशन हो जाने के कुछ दिनों के बाद अगर उस आदमी को अगर कोरोना की बीमारी हो भी जाती है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो सीरियस नहीं होगा। और ये आशंका इवन एक वैक्सीनेशन हो जाने के बाद कम हो जाती है, दूसरा हो जाने के बाद बहुत कम हो जाती है, और दूसरा वैक्सीनेशन होने के 10-15 दिन के बाद तो ये समस्या या ये आशंका लगभग शून्य हो जाती है। ठीक, और किसी के कोई सवाल? इमरान का एक और सवाल है, इमरान प्लीज। हाँ इमरान जी पूछिए। जी सर जैसे आपने कहा, मैं रामलाल आनंद कॉलेज हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। सर जैसे आपने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, और भी कई जगह है जहाँ पर क्लाइमेट कम हो रहा, टेम्परेचर कम हो रहे हैं। सर तो आप उसको थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? वैसे ये चीज मैं अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ, पर मैं शॉर्ट में अभी बता दूं। हम लोग 10 साल पहले जब बातचीत काफी सारी हो रही थी क्लाइमेट चेंज के बारे में, और क्लाइमेट चेंज की टर्म आई, उसके बाद लोगों ने वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग की बात शुरू कर दी। उसका आधार ये था कि वातावरण में हमारी मेन रूप से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इन सब की वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बढ़ रही है। हम जानते हैं कि इन गैसों का गुण है, ओजोन का भी ये गुण है कि ये गर्मी को सोख लेती है। जब सूरज से रेडिएशन निकलता है और वो पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूरज के जहां से रेडिएशन निकलता है वहां का तापमान करीब करीब 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर से वहां पर हीट निकल रही है। तो वो जब यहाँ पे आती है, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन ज्यादा होता है, तो वो वातावरण को पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती है। वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है, लेकिन जब पृथ्वी से वो वापस निकलती है रात के समय, तो पृथ्वी का तापमान कम होता है, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री। तो उसमें हायर वेवलेंथ का रेडिएशन बढ़ जाता है, हायर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन कम हो जाता है। तो ज्यादा वेवलेंथ के रेडिएशन को पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सोख लेते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो एक कंबल की तरह ये जो हमारा वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, ये हीट को आने तो देता है लेकिन जाने से रोकता है, और इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो लोगों का मानना था कि क्योंकि पृथ्वी पर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल और दूसरी एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बढ़ रही है, इस वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। लेकिन लोगों ने ये देखा कि सिर्फ ऐसा नहीं है, इसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, विच डज नॉट नेसेसरली मीन ओनली वार्मिंग। कहीं कहीं पर कूलिंग हो रही है, कहीं पे वार्मिंग हो रहा है। हमारा जो प्रकृति का साइकिल है, ये कुल मिलाकर डिस्टर्ब हो गया है। सो दिस इज व्हाट इज डिफाइंड एज अ क्लाइमेट चेंज एंड नॉट जस्ट ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, but climate change is not just global warming. जी, एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। विकास ने हैंड रेज किया था। विकास, आप पूछना चाहेंगे? यस मैम। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जैसा कि आपने बात की, बहुत सारी जगहों की अलग अलग इश्यूज हैं। जैसे आपने एक मुंह नजवा की एग्जांपल लिया था, क्योंकि मैं उस रीजन से आता हूँ और मैंने वो स्केयर देखा है और उसके क्या परिणाम थे। लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा स्केयर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हर रीजन की अपनी अपनी समस्याएं हैं, विज्ञान से रिलेटेड और इस तरह के अंधविश्वासों से रिलेटेड। तो उस रीजन में उसको टैकल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? लाइक हर बात के लिए तो हम सेंटर पे निर्भर नहीं कर सकते, तो उस रीजन में हम क्या करें या कैसे टैकल करने की कोशिश करें? आई एम हैप्पी कि आई एम मीटिंग समबडी जो उस एरिया से हैं, और उस एरिया में जैसे आपने बताया ये समस्या सचमुच बहुत गंभीर थी। तो मैंने जो आपको छोटा, जहां आज समय नहीं था, मेरे और कई फुल लेक्चर्स हैं इस चीज पर, अफ्रीका में भी दिए हैं मैंने, दूसरे देशों में भी। मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूँ वो ये है कि वहां पर मैंने जब उन लोगों के साथ तर्क किया, तो उसमें मैंने
कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात नहीं की, मैंने केवल लॉजिक की बात की। और उस लॉजिक को बताने के लिए फिजिक्स में एमएससी डिग्री होना या पीएचडी डिग्री होना जरूरी नहीं था। मैंने केवल तर्क की बात की। जो उस वृद्ध पुरुष से मैंने बातचीत की, या उसके बाद वहां की म्यूनिसिपैलिटी के जो चेयरमैन थे, उनके मकान में जो हवेली में जो घटना हुई थी उसमें लोगों से बात की, या किसी और एल्डरली लोगों की बेटी ने कहा कि उसे शॉक लगा और वो बेहोश हो गई, या किसी और ने कहा कि सड़क पर चलते समय उन्हें सामने जो है एक आसमान से उतरती चीज दिखाई पड़ी, स्टील की बनी हुई। मैंने उनको विवरण अभी नहीं दिया, मैंने केवल एक उदाहरण दिया। इन सब घटनाओं में मैंने उनसे ये बात नहीं की कि पावर क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, या ये कि आसमान में उड़ने वाले बगुले जो होते हैं उनके अंदर सेल और बल्ब को बांधकर भी मिसचीफ किया जा सकता है। मैंने बहुत बेसिक तर्क की बात की, और तर्क की ये बात इंटर और हाई स्कूल साइंस पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति भी जो गांव में है वो कर सकता है। उसको संपर्क में उसको देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो विज्ञान प्रसार की वेबसाइट देख सकता है, वो NCSTC की वेबसाइट देख सकता है, वो दूसरे बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वेबसाइट देख सकता है, अपने स्टेट की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की काउंसिल है उनकी वेबसाइट को देख सकता है। तो उसे बेसिक तर्क इसके बारे में मिल सकता है। और जिन विज्ञान संचारकों को, साइंस कम्युनिकेटर्स को वो जानता है, वो उनके तर्क सुन सकता है, नेट पर सीख सकता है, लोगों से बात कर सकता है। तो ये ड्यूटी वहाँ के स्थानीय पढ़े लिखे लोगों की भी है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हर चीज के लिए आप गवर्नमेंट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं कर सकते। तो अब तो ये बहुत सारी चीजें नेट पे आ जाती हैं, तो आप उसका आधार पर गांव के लोगों को चाहिए कि वो इसके बारे में पढ़ें और दूसरे लोगों से उसके बारे में। जी सर। इसी के साथ ही हमारा जो आज का सत्र है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और हमारे साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट BJMC रामलाल आनंद कॉलेज प्रोफेसर राकेश कुमार सर जुड़ चुके हैं। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आप सभी लोगों से, एंड स्पेशली नौटियाल सर से, और साथ ही उनसे सर से अनुरोध करूंगी कि वो अपने एक चिर परिचित अंदाज में एक छोटा सा वक्तव्य और धन्यवाद ज्ञापन दें। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। और इतने विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य के बाद, भाषण के बाद, मुझे जो काम दिया गया है कि मैं कुछ बोलूं वो बहुत मुश्किल काम है। और मैं लगातार सर आपको सुन रहा था। दरअसल आज सुबह एक एडमिशन कमेटी की मीटिंग थी जी, और कट ऑफ निकालनी है फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए, तो मैं थोड़ा आज उसमें व्यस्त हो गया, तो सुबह से आपके कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाया, पर मैं बाद में आपके कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों ने आज विज्ञान और विज्ञान संचार के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं सर रामलाल आनंद कॉलेज की तरफ से और विज्ञान प्रसार की तरफ से भी, निमिष जी यहाँ मौजूद हैं, निमिष जी को नमस्कार, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, तो सर बस मैं नौटियाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने हमारे लिए समय निकाला। ये एक हमारे लिए एक बड़ा गर्व का विषय है कि पहला व्याख्यान इतना गंभीर रहा है और विद्यार्थियों की इतनी जिज्ञासाएं थी जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको उनका जवाब दिया है, उत्तर दिया है। और ये जिज्ञासाएं बने बढ़ें, यही मैं मानता हूँ किसी जो है वक्तव्य की सफलता होती है। और यहाँ से जाने के बाद, आपके वक्तव्य के बाद और सारी जिज्ञासाएं पैदा होंगी, और सारे उनके मन में इस चीज़ों को जानने की इच्छा पैदा होगी, और वो अच्छे विज्ञान के बारे में जानेंगे और वैज्ञानिक चेतना का और प्रसार होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत हमारे लिए समय निकाला। निमिष जी, आप कुछ अर्ज करना, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें। नहीं सर, मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर नौटियाल का कि उन्होंने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद यहाँ 2 घंटे से ऊपर हमें समय दिया। और शुरू से आप हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, और कई जनरेशन्स जो हैं विज्ञान संचारकों की आपने बनाई हैं, उनका सृजन किया है, और उनमें से मैं भी एक हूँ, और मेरे भी आप गुरु हैं। और पहला अध्याय विज्ञान संचार का मैंने आप ही से सीखा था, पढ़ा था। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप जुड़े रहेंगे। आपकी गाइडेंस हमें, हमारी नई जनरेशन को, इन बच्चों को मिलती रहेगी, और हमें भी प्रेरणा मिलती रहेगी कि विज्ञान संचार के क्षेत्र में और कैसे उत्साहजनक रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। सर बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत थैंक यू प्रोफेसर राकेश कुमार, श्वेता जी और निमिष जी मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। आई थिंक दैट्स द बेस्ट जज। इफ द स्टूडेंट्स आर क्यूरियस, दैट मीन्स द टीचर्स आर वेरी गुड।
So you Yes, all sir. have been inculcating a very good culture. Thank you so much for inviting me. थैंक यू सर। और एक छोटा सा सवाल जो बच्चों ने किया था कि वो कौन सी पुस्तकें, श्वेता जी ने भी कहा था कि कुछ उसके टाइटल बता दें, तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि पुस्तकों का बहुत बड़ा अंबार है। अगर आज इंटरनेट पर सर्च करेंगे बच्चे साइंस कम्युनिकेशन के नाम से, साइंस पॉपुलर साइंस राइटिंग, साइंस जर्नलिज्म, तो उनको देश और विदेश के कई लेखकों की किताबें मिलेंगी। कुछ किताबों के नाम मुझे याद आते हैं, जैसे किताब है साइंटिफिक एज, जिसको पेंगुइन ने पब्लिश किया है, जो जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने लिखी है। उसका हिंदी अनुवाद राजकमल ने शायद प्रकाशित किया है, मुझे याद आ रहा है। तो साइंटिफिक एज है, ऐसी तमाम किताबें हैं। तो कोई मैं आपको 1, 2, 3, 4 किताबों में बांधना नहीं चाह रहा हूँ। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे हमारे साथ आज करीब 57 बच्चे जुड़े थे, जो कम होते होते इस समय 40 रह गए हैं, तो वो एटलीस्ट सभी एक किताब परचेज करें या लाइब्रेरी से इशू कराएं, जहां से भी, जो भी सोर्स हो। हम कोई आपको फोर्स नहीं करेंगे तो आप, लेकिन हम सभी से गुजारिश करेंगे कि आपके पास कुछ पुस्तकें आपके निजी संग्रह में अवश्य होनी चाहिए। विज्ञान पत्रकारिता, साइंस कम्युनिकेशन, साइंस एनवायरमेंट, जर्नलिज्म, बहुत सारी तमाम किताबें हैं, और आप उनको पढ़ें और हमको 15-20 दिन में उनका एक 2000 वर्ड में रिव्यू लिख के दें। उस किताब का फोटो भी लगाएं उस पेज पर और रिव्यू अपने नाम से दें, जिसको अगर प्रकाशन योग्य होगा तो और अगर अनुमति होती है तो इसको वेबसाइट पर और चीज पर साझा किया जाएगा, ताकि दुनिया को पता चले कि आप यहाँ पर इस कोर्स में आने के बाद पुस्तकें भी पढ़ रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। जी धन्यवाद। मैं श्वेता जी आपको 2 किताबें जो मैंने अभी हाल में खरीदी हैं, उसमें लॉजिक की बात, सिंपल मैथमेटिक्स के आधार पर लॉजिक की बात बताई गई है। उन्हीं में से एक किताब में वो एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल है जो मैंने दिया था कि वेरी सिंपल एंड एलिगेंट लॉजिक। तो वो किताबों के नाम भी मैं आपको भेज दूंगा, तो वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाएंगे। जी सर, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए, और मैं आगे भी आपसे कोऑर्डिनेट करती रहूंगी फॉर अदर सेशंस। श्योर श्योर जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत जो भी शुक्रिया। रिमेनिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू सर।